यह मुझे मार रहा है। जिनयू को लगा कि वह सचमुच उसकी दया पर निर्भर है। ये छोटी परी बहुत परेशान करने वाली है। तो फिर अपनी पीठ मोड़ लो, मेरी तरफ मत देखो और मुझे शांत होने के लिए 10 मिनट दो। जू नैनियन ने अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि वह उसे नहीं देख सकता। उसने कहा, ठीक है, मैं घूम जाऊंगी। आज्ञाकारी रूप से अपनी पीठ मोड़ते हुए जू नैनियन चुपचाप अपने दिल में गिनती कर रही थी। अपने पीछे सरसराहट की आवाज़ सुनकर जू नैनियन चौंक गई और एक अनिश्चित मामले के बारे में सोचने लगी। दूसरी ओर जिनयू ने उलझन में पड़कर अपनी गतिविधियां रोक दीं। ये तो बस, जू नैनियन ने अपने पैर पटकते हुए फटकारते हुए कहा। जिनयू निराश हो गई, तुमने ये बकवास कहाँ सुना, और तुम जैसी युवा लड़की इतना कुछ कैसे जानती है? तुम्हें किसने बताया कि मैं उसे मार डालूंगा? जिनयू ने एक प्रश्न के साथ शुरुआत की, लेकिन फिर यह सोचकर क्रोधित हो गया कि हो सकता है कि किसी लड़के ने उसे ये बातें बताई हों, और क्रोध उसके सिर पर चढ़ गया। जू नैनियन अटक गए और उन्होंने मौके पर ही कुछ बना लिया। मैंने यह बात अपनी कक्षा के लड़कों से गलती से सुन ली। ये सुनकर जिनयू बहुत क्रोधित हुआ। ये कैसा अनुशासनहीन स्कूल है। ईर्ष्यालु जिनयू को देखकर जू नैनियन खिलखिला उठी। उसने जानबूझकर अपने होंठ भींच लिए। यह अनुशासन के बारे में क्या है? आपका स्थान अनुशासित है, लेकिन मैंने सुना है कि आप लोगों को गंदे चुटकुले सुनाना पसंद है। यह एक जैसा कैसे हो सकता है? जिनयू झुंझला गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आसपास कोई लड़कियां नहीं हैं, और हम भले ही भद्दी बातें करें, लेकिन हमारे दिल भद्दे नहीं हैं। जू नैनियन अवाक रह गया। जहां आप हैं वहां कोई महिला नहीं है। यद्यपि उसका ध्यान अजीब था, फिर भी जिनयू ने आज्ञाकारी ढंग से उसका उत्तर दिया। वहां महिलाएं तो हैं, लेकिन लड़कियां नहीं हैं। जू नैनियन। वह प्रतिक्रिया, ये बस एक विचित्र विचार प्रक्रिया है। क्या महिलाएं लड़कियां नहीं हैं? क्या ये हो सकता है कि वे सभी लड़के हों? जिनयू ने बताया, हमारी विशेष इकाई में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक असभ्य हैं। तारांकन। अगले दिन जू न्यानियान यानक्विहुआ की कर्कश आवाज़ सुनकर जाग गया। अरे, ये कैसी घटिया बात है, कौन ऐसा घृणित कार्य करेगा? मैं कसम खाता हूं कि जो भी होगा मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। ये सुनकर जू नैनियन तुरंत अपनी तंद्रा से जाग गई, जल्दी से कपड़े पहने और बाहर भाग गई। कल रात जू नैनियन 3 जू भाइयों के कमरे में सोया और जू डोयू के साथ एक ही बिस्तर साझा किया। उसने जिनयू और जू जिचेंग के लिए अपना बड़ा बिस्तर छोड़ दिया। बहुत जल्दी उठकर उसने जू डोयू को भी जगा दिया। यान कुइहुआ की चीखें सुनकर, जो आकाश को हिला देने वाली प्रतीत हो रही थीं, जू नैनियन ने सोचा कि कुछ बड़ी घटना घटी है। यान कुइहुआ आंगन में खड़ा होकर गालियां दे रहा था और जो भी गंदी बातें उसके मन में आ रही थीं, कह रहा था। माँ, क्या हुआ? शू नैनियन चिंतित होकर बाहर भागी और कोसते हुए यान कुइहुआ को अपनी ओर खींच लिया। यान कुइहुआ ने इशारा करते हुए कहा, देखो किस बदकिस्मत बदमाश ने ऐसा घिनौना काम किया, मेरे छोटे से सुअर के बच्चे। जू नैनियन ने ऊपर देखा कि उनके आंगन के बाहर बड़े पेड़ पर एक छोटा सुअर का बच्चा बंधा हुआ था। सुअर के बच्चे का मुंह भी बंद कर दिया गया था। ये सुअर का बच्चा था जिसे यान कुइहुआ ने शहर से खरीदा था और उसे पालने की योजना बनाई थी क्योंकि वे शहर जा रहे थे। यान कुइहुआ का इरादा इसे खिलाने के लिए अपने दूसरे चाचा को देने का था। लेकिन कल रात वह इतनी देर तक बड़बड़ाती रही कि वह सब कुछ भूल गई। और जिन यूजिन किनारे पर खड़ा था, उसका चेहरा चुकंदर की तरह लाल था। पिछली रात की बातें याद करके जू नैनियन को ये बात स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ था। एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि हंसे या रोए। यह मूर्ख। चूंकि यान कुइहुआ अभी भी गालियां दे रहा था, इसलिए जू नैनियन इतनी शर्मिंदा थी कि वह जोर से हंस नहीं पा रही थी। वह अपनी हंसी को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। कई बार जानबूझकर खांसने के बाद उसने जिनयू से कहा, जिनयू, जाओ मेरे सुअर के बच्चे को बचाओ। जिनयू ने पूरी रात इसके बारे में सोचा था, यहाँ तक कि उसने सपने में भी देखा था कि जू नैनियन ने पिछली रात की उसकी स्वीकारोक्ति पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था। बहुत विचार विमर्श के बाद जिनयू ने एक आवेगपूर्ण निर्णय लिया। वह ये था कि जब कोई जाग नहीं रहा हो तो जू नैनियन के पिछवाड़े में दौड़कर उसके बच्चे को पेड़ से बांध दे। जू नैनियन के कमरे के पीछे पिछवाड़ा था और सारी रात सुअर के बच्चे की ओइंकिंग ने जिनयू को उसे बांधने की याद दिला दी थी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जू नैनियन इसे देखने वाली पहली व्यक्ति नहीं होंगी, बल्कि यह उनकी सास थी। पूरी सुबह डांट खाने और हमेशा गलती होने पर स्वीकार करने में विश्वास रखने वाले जिनयू का चेहरा लाल रहा और उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। जू नैनियन की मुस्कुराती आंखें देखकर जिनयू का चेहरा और भी लाल हो गया। जिद्दी और विद्रोही भाव से उसने पूछा, तो क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं इसे बचा लूंगा। यान कुइहुआ पहले ही पेड़ के नीचे तक दौड़कर आ चुकी थी, अपने बच्चे को देख रही थी और विलाप कर रही थी। अगर उसे पेड़ों पर चढ़ना आता तो वह पहले ही तैयार हो जाती। जू नैनियन ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, क्या होगा अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है?
जिनयू ने दांत पीसते हुए कहा, तो मैं इसे नहीं बचाऊंगा। इसका जीवन और मृत्यु आपके हाथ में है, आप ही निर्णय करें। जू नेनियन ने तुरंत खुद को आंसुओं और हंसी के बीच फंसा हुआ पाया। तो क्या वह उसे सुअर के बच्चे की जान और मौत की धमकी देने की योजना बना रहा था? ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। जाओ, सुअर के बच्चे को नीचे ले आओ, वरना मैं बाद में अपनी मां को बता दूंगी। ये सुनकर जिनयू मुस्कुराया और जबकि यान कुइहुआ ने नहीं देखा था, जल्दी से उसके चेहरे पर एक चुंबन दिया और फिर उस पेड़ की ओर दौड़ा जहां छोटा सुअर का बच्चा बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर गर्व और संतुष्टि के भाव ऐसे थे मानो वह किसी सुअर के बच्चे को बचाने नहीं जा रहा हो, बल्कि किसी सुंदर दुल्हन से शादी करने जा रहा हो। जिनयू ने संतोष के साथ सोचा कि उसने एक और सफल कदम उठा लिया है। कम से कम वह कल रात की गई उसकी स्वीकारोक्ति पर विश्वास करने को तैयार थी। जिनयू को लगा कि अब उसका प्रेमी बनना ज्यादा दूर नहीं है। जू नेनियन ने जिनयू की पीछे हटी हुई आकृति को मनोरंजन के साथ देखा। उसने कभी यह कैसे नहीं देखा कि वह इतना मूर्खतापूर्ण, भोला और पवित्र हो सकता है। जिनयू ने जल्दी से सुअर के बच्चे को नीचे उतार लिया। यान कुइहुआ ने सुअर के बच्चे को ले लिया, उसका हृदय करुणा से भरा हुआ था। आखिरकार उसने इस छोटे से सुअर के बच्चे को खरीदने के लिए पैसे खर्च किए थे। इस घटना के बाद गांव में काफी हलचल मच गई। प्रत्येक घर अपने सुअरों पर कड़ी नजर रखने लगा तथा सुअर बाड़े में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर जांच करने के लिए दौड़ पड़ा। ये सब इस डर से है कि कहीं कोई निर्दयी आदमी उनके सुअर को पेड़ से न बांध दे। उस निर्दयी दुष्ट जिनयू ने यान कुइहुआ को सुअर के बच्चे और 2 बूढ़ी मुर्गियों को जू अहोन के घर तक ले जाने में मदद की। लियू बुइमेई ने बहुत आभार व्यक्त किया और भुगतान करने की पेशकश की। आमतौर पर कंजूस यान कुइहुआ ने उदारता से कहा, किस लिए? हमारे नेनियन के पास बहुत पैसा है, हमें इस थोड़े से पैसे की जरूरत नहीं है। यान कुइहुआ ने सोचा कि जब उसका अपना परिवार गरीब था तब जू जिचेंग के परिवार ने बहुत मदद की थी, यही वजह थी कि उसने पैसे नहीं लिए। लेकिन जब उसने यह बात जोर से कही तो उसमें एक नवधनाढ्य व्यक्ति का गर्वपूर्ण अहंकार झलक रहा था। सौभाग्य से लियू बुइमेई के साथ घुलना मिलना आसान था और यान कुइहुआ के स्पष्ट शब्दों को जानने के कारण उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई, बल्कि वे बहुत प्रभावित भी हुईं। अतीत में उनके पति हमेशा सबसे बड़े जू परिवार की मदद करते थे और यान कुइहुआ को आक्रामक माना जाता था। लियू बुइमेई को हमेशा लगता था कि उनके पति हमेशा व्यर्थ ही मेहनत करेंगे और ये परिवार उनकी दयालुता को याद नहीं रखेगा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि हर चीज़ उसके चेहरे पर तमाचा मारेगी, जिससे उसे सांत्वना भी मिलेगी और पश्चाताप भी होगा। बेशक यान कुइहुआ को लियू बुइमेई के दिल में चल रहे उतार चढ़ाव के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और जिनयू को तो ये बात पता भी नहीं थी। सब कुछ निपटाने के बाद जिनयू ने जू नेनियन के 5 सदस्यीय परिवार के साथ कार चलाए और काउंटी शहर की ओर चल पड़े। वे जू जिचेंग और जू डोयू के स्कूल के पास से गुजरे, जहां जू नेनियन विशेष रूप से स्थिति समझाने के लिए गए थे। गांव के छोटे से स्कूल में बहुत कम शिक्षक थे और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण छात्रों का स्कूल छोड़ देना आम बात थी। कुछ लोग काम में व्यस्त थे और उन्हें छुट्टी मांगनी पड़ी, अन्य ने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि वे ट्यूशन फीस का खर्च वहन नहीं कर सकते थे। विभिन्न कारणों से शिक्षक उन्हें रोक नहीं सके, नहीं उनके पास ऐसा करने की शक्ति थी। इसलिए जब जू नेनियन बात करने गए तो ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ। शिक्षकों ने हस्ताक्षर किए, फिर उसे प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर के लिए ले गए। कुछ ही मिनटों में मामला निपट गया। कार में वापस आकर जिनयू ने उसकी ओर देखा, ये बहुत जल्दी हो गया। और क्या? जू नेनियन हंसा। जिनयू उसके आकर्षक और मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर उस पर झपटने और उसे चूमने के लिए तरस गया, लेकिन पीछे ससुर और सास के साथ उसने अभिमानी होने की हिम्मत नहीं की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब वह केवल अचानक हमला करके ही चुंबन चुरा सकता था, क्योंकि चीजें अभी तक आधिकारिक नहीं थीं। वह अभी तक उसके साथ डेट पर जाने के लिए सहमत नहीं हुई थी। पीछे की सीट पर 4 लोग बैठे थे, जिसमें जू डोयू को यान कुइहुआ ने पकड़ रखा था। परिवार के सभी 4 सदस्य पहली बार कार में बैठे थे और उन्हें यह बहुत ही अनोखा अनुभव लगा। जू नेनियन को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए उन सभी ने जिज्ञासावश किसी भी चीज़ को छूने से खुद को रोक लिया। मौसम गर्म था और कार की खिड़कियां खुली थीं। क्योंकि वे गांव में थे, जिनयू ने बहुत धीमी गति से गाड़ी चलाई, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि सड़कें खराब थीं, लेकिन मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि गायें अक्सर सड़क पर बैठी रहती थीं। धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए वे कभी कभी कार के अंदर से ग्रामीणों को गुजरते हुए देख लेते थे। यान कुइहुआ और जू दावेई ने तुरंत अपनी पीठ सीधी कर ली और अपनी ठुड्डी ऊपर उठा ली और गर्व से भर गए। ये देखो, उनके दामाद की कार, कितनी बढ़िया कार है। कितने लोग इसे चलाने का खर्च उठा सकते हैं। अतीत में वे अपनी बेटी पर इतना अधिक लाड़ प्यार करने के लिए उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि जब वह बूढ़ी हो जाएगी तो उसके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं होगा। अब उसकी बेटी को देखिए, वह अच्छी जिंदगी जी रही है। और दामाद भी, हम
इतना ही नहीं, जब भी वे लोगों के पास से गुजरते, यान कुइहुआ उनसे बातचीत करने के लिए अपना सिर बाहर निकालती। हर बार जिन यू कार रोक देता, यान कुइहुआ ने तब लापरवाही से बताया कि उनका परिवार काउंटी शहर में जा रहा है और अपनी बेटी की कमाई का भी जिक्र किया। ईर्ष्यालु ग्रामीण यान कुइहुआ के साथ छोटी छोटी बातें करते हुए उसके करीब आने की कोशिश करते थे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि गांव से काउंटी शहर में आने वाला पहला परिवार पूर्व में सबसे गरीब रहे शू दावेई का परिवार होगा। कुछ लोग ईर्ष्यालु थे, अन्य जैसे आंटी जू ईर्ष्यालु थे। जब लोग चले जाते तो वह कहती, क्या बेटी पैसा कमा रही है? वह तो बस एक आदमी पर निर्भर है। उफ। जैसे ही समूह कार से बाहर निकला, यान कुइहुआ ने अपने सामने भव्य और प्रभावशाली पुराने घर को देखा और अपने हाथ फैलाए। ये बहुत बड़ा है ना? जू दावेई और जू जिचेंग दोनों भाई भी प्रवेश द्वार पर अवाक खड़े थे, विशाल प्रांगण को घूर रहे थे, अवाक। जू नैनियन ये समझाने ही वाली थी कि यह जिन यू का घर है, लेकिन अगले ही पल जिन यू ने उसकी कलाई पकड़ ली। जिन यू ने उसकी ओर सिर हिलाया। जो उसका था वह उसका हो जाएगा, यदि वह उसे रहने के लिए घर दे दे तो वह उसका हो जाएगा। भले ही वह वास्तव में सक्षम न हो और उसका दिल न जीत सके, फिर भी वह घर वापस नहीं लेगा। हालांकि जू नैनियन ने असहमति जताई और मुस्कुराते हुए यान कुइहुआ के कंधों को पीछे से पकड़ लिया। माँ, बहुत उत्साहित मत होइए। हम यहाँ अस्थायी रूप से रह रहे हैं। अस्थायी रूप से? यान कुइहुआ तुरंत वास्तविकता में वापस आ गई, उसकी आंखें अनिच्छा से भरी हुई थीं। जू नैनियन ने उसे समझाया, मैंने ये जगह किराए पर ली है। भविष्य में जब हमारे पास पैसा होगा तो हम इससे भी बड़ा घर खरीदेंगे। उसने यह नहीं बताया कि यह घर जिन यू का है, क्योंकि यह समझाना कठिन था। जिन यू ने उसे यहाँ रहने दिया और उसे अपनी दुकान की आय का आधा हिस्सा उसके साथ साझा करना पड़ा, लेकिन यान कुइहुआ से यह कहना अनुचित लगा। यदि वे इस बारे में बहुत स्पष्ट थे तो यान कुइहुआ सोच सकता था कि जिन यू तुच्छ है, जो अच्छा नहीं होगा। निराशा केवल कुछ ही क्षणों तक रही। यान कुइहुआ तुरंत ही उत्साहित हो गई, जैसे कि उसे उत्तेजक इंजेक्शन लगा दिया गया हो। ये ठीक है, इतना बड़ा घर किराए पर लेने में सक्षम होना ये दर्शाता है कि हमारा न्यायन कितना निपुण है। दावेई, तुम वहाँ किस लिए खड़े हो? जाओ, सामान हटाओ। जू दावेई भी सदमे से बाहर आ गया, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। ठीक है, मैं इसे तुरंत हटा दूंगा। जिन यू मदद के लिए जल्दी से आगे आया। वे ज्यादा कुछ नहीं लाए, केवल वही चीजें लाए जो यान कुइहुआ को आवश्यक लगीं। समूह ने व्यस्तता से सामान को घर में पहुंचाया। जू जिचेंग और जू डोयू खुशी से इधर उधर भाग रहे थे। जू डोयू एक छोटी पूंछ की तरह जू नैनियन के पीछे पीछे लगातार बकबक कर रहा था। बहन, अब मैं एक बड़े घर में रहूंगा, है ना? बहन, क्या इसका मतलब यह है कि अब से मैं जितना चाहूं उतना चावल खा सकता हूं? जू नैनियन ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब से डोयू जो चाहे कर सकती है और जितना चाहे खा सकती है। उसके सवालों के जवाब दिए गए। जू डोयू एक छोटे से मूर्ख की तरह मुस्कुराया, जू नैनियन के पीछे पीछे दौड़ता हुआ। जिन यू ने बिस्तर बनाने के लिए पुराने घर से सारा बिस्तर बाहर निकाल लिया। यान कुइहुआ और जू दावेई मास्टर बेडरूम में रहे, जबकि जू डोयू और जू जिचेंग को अपना अपना कमरा मिला। प्रसन्नता से भरे हुए यान कुइहुआ एक कमरे से दूसरे कमरे में गया, दरवाजे खोलता रहा और मुस्कुराता रहा। उसने सोचा कि केवल जू जिकियांग और जू नैनियन ही वहां थे, लेकिन जब उसने देखा तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। 4 कमरों में पहले से ही बिस्तर क्यों बिछाए गए थे? यान कुइहुआ ने सीधे जू नैनियन को एक तरफ खींचकर पूछा, नैनियन, अपनी माँ को ईमानदारी से बताओ, यहाँ और कौन रह रहा है? इस डर से कि जिन यू सुन लेगा, यान कुइहुआ ने जू नैनियन को फुसफुसाने के लिए लिविंग रूम के एक कोने में खींच लिया। यान कुइहुआ का गंभीर चेहरा देखकर जू नैनियन मुस्कुराया और कबूल किया, जिन यू भी यहाँ रह रहा है, साथ ही मेरी दुकान का एक कर्मचारी भी है। जियो जिन भी यहीं रह रहे हैं। यान कुइहुआ की आंखें चमक उठीं, फिर उसने पाया कि कुछ ठीक नहीं था और उसने कठोर चेहरे के साथ जू नैनियन को धीरे से उपदेश दिया। न्यानियन, देखो, तुम और जियो जिन की अभी तक शादी नहीं हुई है, इस तरह साथ रहने से गपशप हो सकती है। यद्यपि आप दोनों की सगाई हो चुकी है, फिर भी एक महिला को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। अगर लोग बातें करने लगेंगे तो यह अच्छा नहीं लगेगा। जू नैनियन ने सिर हिलाया, मैं समझ गया, इसलिए मैं उसे बाहर निकालने की योजना बना रहा हूँ। ये सुनकर यान कुइहुआ दंग रह गया, ऐसा मत करो मूर्ख बच्चे। उसका मतलब यह नहीं था। वह जू नैनियन को जल्दी से जिन यू से शादी करने के लिए प्रेरित करना चाहती थी। वह किसी को भी दूर भेजने के बारे में नहीं सोच रही थी। अब जू नैनियन उलझन में था, तो फिर माँ का क्या मतलब है? मुस्कुराहट को दबाने की कोशिश करते हुए यान कुइहुआ ने जिन यू की ओर देखा, जो अपने और जू दावेई के कमरे को साफ करने में व्यस्त थी। माँ सोचती है कि जियाओ जिन एक अच्छा आदमी है। हो, जू नैनियन को समझ नहीं आया कि विषय इस ओर कैसे स्थानांतरित हो गया।
क्या वे सिर्फ इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे थे कि जिनयू का यहाँ रहना कितना अनुचित था? ये देखकर कि उसकी बेटी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, यान कुइहुआ ने हल्के से चंचलता से शू नेनियन के गाल पर चुटकी काटी। मूर्ख लड़की, तुम ये कैसे नहीं समझ सकती कि तुम्हारी माँ क्या सोच रही है? तुम क्या सोच रही हो माँ? अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? यान कुइहुआ ने सब कुछ सामने रखने का फैसला किया और जू नेनियन से बुदबुदाया, माँ चाहती है कि तुम जल्दी करो और जियोजिन से शादी कर लो। ऐसे अच्छे आदमी को मत जाने दो। जू नेनियन। तो यही कारण था। अपने माथे पर हाथ रखकर जू नेनियन यान कुइहुआ के सोचने के तरीके को बदलने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र कमरे के द्वार पर खड़े जिनयू पर पड़ी। उसे पता ही नहीं चला कि उसने कब बिस्तर बनाना समाप्त किया और कब दरवाजे तक आ गया। न ही उसे पता था कि उसने कितना कुछ सुना था। जू नेनियन को केवल इतना पता था कि जिनयू की निगाहें काफ़ी अर्थपूर्ण थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें मनोरंजन का भी संकेत था। यान कुइहुआ ने जिनयू को भी देखा, जो तुरंत सीधा खड़ा हो गया, ये दिखावा करते हुए कि वह अभी बाहर आया है। चाची, मैंने आपके लिए कमरा तैयार कर लिया है। वाह वाह, जियाओ जिन थक गया होगा, आओ बैठो और थोड़ी देर आराम करो। अब जितना ज्यादा यान कुइहुआ जिनयू को देखती उतनी ही ज्यादा संतुष्ट होती। कमरे पहले ही साफ कर दिए गए थे, उन्हें केवल बिस्तर लगाने का काम पूरा करना था। प्रत्येक कमरा मूलतः अलमारी और डेस्क से सुसज्जित था। यान कुइहुआ जितना अधिक देखती थी उतना ही अधिक संतुष्ट होती थी, तथा वे जो सामान लेकर कमरे में लाए थे उसे रखने में व्यस्त रहती थी। जू डोयू और जू जिचेंग भी खुशी खुशी उनके कमरों की ओर दौड़े और उन्हें देखा। लिविंग रूम में केवल जिनयू और जू नेनियन को छोड़ दिया गया। इससे पहले कि जू नेनियन कुछ बोल पाते, जिनयू ने कहा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। जिनयू ने अपना सिर हिलाया, मैंने केवल आपकी माँ को ये कहते हुए सुना कि जल्दी करो और मुझसे शादी करो, मेरे जैसे अच्छे आदमी को हाथ से न जाने दो। वाह, किसी के कान कितने तेज हैं, जू नेनियन ने अपनी तिरछी आंखों में मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन आपके शरीर को देखते हुए अगर मैं आपको पंख भी दे दूं तो भी आप उड़ान नहीं भर पाएंगे, है ना? जिनयू को उसके शब्दों में छिपे अर्थ पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी गहरी काली आंखें उसे देख रही थीं, उसकी आंखों के नीचे की कोमलता किसी को भी उनमें डुबो देने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने दोहरे अर्थ में कहा, वास्तव में मैं उड़ नहीं सकता और मैं इस जीवन में कभी नहीं उड़ पाऊंगा। जू नेनियन ने अपने होंठ भींचे हुए मुस्कुराया, ये सोचकर कि यह आदमी वास्तव में फ्लर्ट करना जानता है। उसने कुछ न समझने का नाटक किया, ठीक है, इस जीवन में तुम्हारे पास कभी पंख नहीं होंगे, इसलिए तुम उड़ नहीं सकते। जू नेनियन यान कुइहुआ की मदद करने के लिए घर के अंदर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जिनयू ने उसे वापस खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? जाने दो, जू नेनियन ने धीरे से कहा। उसे डर था कि यान कुइहुआ और जू दावेई उन्हें देख लेंगे। उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया जब जिनयू उसे मोहित होकर देख रहा था। मैंने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाने के लिए सहमत नहीं होगे? या फिर तुम अपनी माँ की बात मानना चाहती हो? डेटिंग छोड़कर सीधे मुझसे शादी कर लो। शू नेनियन शुरू में संघर्ष करने वाली थी, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद उसने विरोध करना बंद कर दिया। बेवकूफ़, जिनयू ने अपनी जीभ चटकाई, तुम गाली क्यों दे रहे हो? यह अच्छी आदत नहीं है, इसकी रिपोर्ट की जानी चाहिए और इसकी आलोचना की जानी चाहिए। कॉमरेड जू नेनियन, आप। जू नेनियन पैरों के पंजों के बल चली, उसकी आंखें हंसी से भरी हुई थीं। यान कुइहुआ और जू दावेई के बाहर आकर उन्हें देखने के डर से वह स्पर्श के बाद जल्दी से पीछे हट गई। जब वह स्तब्ध था तो जू नेनियन उसके आलिंगन से छूटने में सफल हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, जिनयू ने उसे पीछे खींच लिया। तुम्हारा क्या मतलब है, जू नेनियन? जिनयू की गहरी आंखें जू नेनियन पर कसकर टिकी हुई थीं। वह आनंदित भावनाओं से अभिभूत था, इतना उत्साहित था कि उसके पास शब्द नहीं थे। वह हठपूर्वक दोहरा रहा था, तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी गहरी निगाहें बिना पलक झपकाए शू नेनियन को घूर रही थीं। उसे डर था कि अगर उसने पलकें झपकाईं तो वह उसकी नज़रों से ओझल हो जाएगी। उसे गलतफहमी का डर और भी अधिक था। जू नेनियन उसकी उत्तेजना को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, क्योंकि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। जब उसने उसे बलपूर्वक पीछे खींचा तो जू नेनियन की हथेली उसके हृदय के ठीक ऊपर आ गई। दिल की धड़कन एक के बाद एक, तेज और शक्तिशाली। जू नेनियन ने कुछ नहीं कहा। वह दरवाजे की दरार से चुपके से झांकने के लिए मुड़ी, जहां यान कुइहुआ और जू दावेई अभी भी घर से लाए गए सामान को व्यवस्थित करने में व्यस्त थे। ये सुनिश्चित करते हुए कि वे कुछ देर तक बाहर नहीं आएंगे, जू नेनियन ने अपना सिर पीछे की ओर घुमा लिया। जिनयू के तनावग्रस्त और उत्तेजित भाव को देखकर उसने अपने हाथ उसकी छाती से हटा लिए, उसके सुंदर चेहरे को थाम लिया और उसके कान में फुसफुसाया, इसका मतलब है कि आज से तुम सिर्फ मेरे आदमी हो। इन शब्दों के साथ जू नेनियन को अचानक ऊपर उठा लिया गया और जिनयू ने उसे घुमा दिया। जिनयू का आनंदित चेहरा उसकी नज़रों में आ गया। जू नेनियन, कोई पीछे नहीं हटेगा। तुमने मुझसे डेट पर जाने का वादा किया है ना?
तुम भविष्य में मेरी पत्नी बनोगी, है ना? उसने लगातार 2 सवाल पूछे। ऊपर देखते हुए जू नेनियन उसकी उत्साहित अभिव्यक्ति से प्रसन्न हुई। क्या तुम इतने खुश हो? उसने उसी धीमी आवाज में पूछा। जिनयू ने भारी आवाज में कहा, अत्यधिक खुश हूं, इसे महसूस करो, मेरा दिल धड़क रहा है। उसने शू नेनियन का हाथ पकड़ा और उसे अपनी छाती पर रख दिया। उसकी आंखें कोमल और स्नेहपूर्ण थीं और वह उसे देख रहा था। क्या तुम इसे महसूस कर सकती हो? उफ़! जू नेनियन उसकी मूर्खतापूर्ण बातों से खुश हुआ और अपनी छाती पर थपथपाया। अगर दिल नहीं धड़कता तो तुम मर जाते। यह अलग है, जिनयू ने तर्क दिया, आज ये बहुत तेज धड़क रहा है, जैसे। जैसे क्या? जू नेनियन ने अपना सिर झुकाकर पूछा। जिनयू ने एक पल के लिए सोचा, जैसे कोई पागल कुत्ता अंदर बेकाबू होकर दौड़ रहा हो और मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा हूं। इस रूपक ने जू नेनियन को जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया और वह अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करते हुए जिनयू के कंधे पर थपथपाने लगी। उसके गाल भी शर्म से लाल हो गए। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, अब बाहर जाओ। मैं बाद में बाहर आऊंगा। अगर मेरी माँ पूछे तो उन्हें बता देना कि मैं अभी भी अंदर सफाई कर रही हूँ। जरूर, जिनयू ने प्रसन्नतापूर्वक सहमति व्यक्त की। ऐसा चरित्र। जू नेनियन ने अपने लाल गालों को ढकते हुए धीरे से हंस दिया। ये प्रेमी बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसने शुरू में उसे 50 अंक दिए थे। कल रात उसके साहसी और न्यायपूर्ण स्वीकारोक्ति के बाद उसने उसका स्कोर 99 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। जू जिकियांग, जिसे पैसों को संभालने का काम सौंपा गया था, पूरी तरह से हड़बड़ा गया। एकांत रास्ते पर चलते हुए रात की हवा ठंडी थी, जिससे चेन शियाओरो बेकाबू होकर कांपने लगा। ये देखकर जू जिकियांग ने अपना कोट उतारकर उसे दे दिया, इसे पहन लो। जू जिकियांग के चेहरे के नैन नक्श जू नेनियन से मिलते जुलते थे, लेकिन वे थोड़े अधिक खुरदुरे थे और उनका रंग गहरा था। हालांकि इस स्तर का टैन किसी भी पुरुष पर बुरा नहीं लगता। एक स्वस्थ गेहुआ रंग। चेन शियाओरो ने उसे दी गई जैकेट को घूरते हुए कुछ हद तक घबराते हुए कहा, मेरे लिए, मेरे लिए। जू जिकियांग को समझ नहीं आया, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? जू जिकियांग के सुंदर चेहरे को देखते हुए चेन शियाओरो ने अपने दिल की धड़कन को दबाने की कोशिश की। धीरे से उसकी जैकेट लेते हुए कहा, धन्यवाद। इसका जिक्र मत करो, जू जिकियांग ने कहा। जू जिकियांग आगे आगे चल रहा था, जबकि चेन शियाओरो, जो अब अपना कोट पहने हुए था, धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल रहा था, उसकी आकृति से मंत्रमुग्ध होकर। वह कब से उसके प्यार में पड़ गई थी। चेन शियाओरो को खुद भी इसका एहसास नहीं था। जब तक उसे इसका एहसास हुआ, उसकी निगाहें लगातार उसका पीछा कर रही थीं। वे दोनों चुपचाप चलते रहे और शीघ्र ही घर पहुंच गए। जिनयू की कार को सड़क किनारे खड़ी देखकर जू जिकियांग ने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर भाग गया। उसके पीछे चेन शियाओरो का इंतजार नहीं किया। रात का खाना अभी अभी परोसा गया था और जू नेनियन को खाना पकाने का काम सौंपा गया था। जैसे ही जू जिकियांग अंदर घुसा, तेज तर्रार जू डोयू तुरंत दौड़कर उसके पास गया और उसके पैर को गले लगा लिया। बड़े भाई, आप वापस आ गए, डोयू को आपकी याद आई। जू जिकियांग ने खुशी से जू डोयू को उठाया। बड़े भाई ने भी तुम्हें याद किया। जू डोयू पहले की तुलना में अधिक प्रसन्नचित लग रहा था, जिससे स्कूल जाने के लाभों की पुष्टि हो रही थी। जिकियांग, तुम वापस आ गए। क्या आपने खाना खा लिया है? जू नेनियन ने पूछा। अधिकांशतः वे घर आने से पहले दुकान पर ही खाना खाते थे। जू नेनियन ने भी दुकान पर जाकर ऐसा ही किया। जू दावेई और यान कुईहुआ पहले से ही खाने की मेज पर बैठे थे जब जू जिकियांग ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अभिवादन किया। पिताजी, माँ, आप यहाँ हैं। जू जिचेंग उत्सुकता से जू जिकियांग के लिए एक कटोरा लेने गया। भाई, मुझे आपके लिए एक कटोरा लाने दो। जू जिकियांग ने जल्दी से कहा, मैंने पहले ही खा लिया है। यान कुईहुआ ने गुस्से में कहा, अगर तुमने खाना खा लिया है तो जाकर अपनी बहन को पानी उबालने में मदद करो, उसे बाद में नहाना होगा। जू जिकियांग सहमत होने ही वाला था कि जू नेनियन ने बीच में ही टोक दिया। कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे खुद उबाल सकता हूँ, जू नेनियन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। जिकियांग, माँ और पिताजी के साथ भोजन के लिए चलो। यदि आप पहले ही खा चुके हैं तो थोड़ा और खा लें। आज मैंने कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। ये कहने के बाद जू नेनियन मुड़ी और रसोई में प्रवेश कर गई। जिनयू उसके पीछे पीछे आया। चाचा, चाची, मैं नेनियन को पानी पिलाने में मदद करने जा रहा हूँ। यान कुईहुआ और जू दावेई ने तुरंत सहमति दे दी तथा लापरवाही नहीं बरतने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही जिनयू ने रसोई में प्रवेश किया, उसने जू नेनियन को अपनी बाहों में जकड़ लिया, उसे पीछे से पकड़ लिया और अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर टिका दी। तुम क्या कर रहे हो? जू नेनियन ने उसके स्पर्श से गुदगुदी से अपनी गर्दन सिकुड़ते हुए हंसी। जिनयू ने अपने बड़े हाथों से उसकी पतली कमर को घेर लिया। उसकी हथेलियां उसके सपाट पेट पर टिकी हुई थीं। डरने की क्या बात है, हम तो बस दो ही हैं, जिनयू ने उसे और भी कसकर पकड़ते हुए कहा। जू नेनियन ने हंसते हुए कहा, तुम इतने चिपके क्यों हो? डेटिंग शुरू करने के तुरंत बाद ही आप इतने स्नेही हो गए। क्या होगा अगर मैं किसी दिन इसे संभाल नहीं पाया?
जिनयू ने उसकी चुटकी का कोई जवाब नहीं दिया। अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर रगड़ते हुए उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे अनदेखा करो और अपना काम करो, मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि तुम सच में मुझसे डेटिंग कर रही हो या नहीं। जू नैनियन ने अपनी आंखें घुमाईं, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि हम डेटिंग कर रहे हैं, तुम मेरी मालिक हो। अपने आप से व्यवहार करें। यदि तुम अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो फिर मैं अच्छा प्रदर्शन करता रहूंगा, जिनयू ने दबी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया। इस डर से कि कहीं कोई अचानक अंदर न आ जाए, जू नैनियन ने अंततः जिनयू को धक्का दे दिया। जिनयू हमेशा साहसी था और अक्सर अपने अचानक आलिंगन से उसे आश्चर्यचकित कर देता था। अभी एक क्षण पहले शू नैनियन सोच रहे थे कि क्या इस युग में हर कोई उनके जितना खुला है। उसे दूर धकेलने और जिनयू के शर्माते हुए कानों को देखने के बाद जू नैनियन ने तुरंत अपनी पिछली धारणा वापस ले ली। उसने पाया कि जिनयू एक क्लासिक कागजी शेर था जो बहुत बड़बोला और साहसिक कार्य करने वाला व्यक्ति था, फिर भी उसकी त्वचा उसकी अपेक्षा से अधिक पतली थी। अब जबकि वे आधिकारिक तौर पर प्रेमी और प्रेमिका बन चुके थे तो उसे गले लगाने मात्र से ही वह शर्मा गया। जू नैनियन ने हंसते हुए कहा, जिनयू, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? जिनयू ने अपनी गर्दन कड़ी कर ली और थोड़ी ऊपर उठा ली, सीधा चेहरा बनाए रखते हुए कहा, कौन कहता है कि मैं शर्मीला हूँ? मैं कैसे शर्मीला हो सकता हूँ? इसमें शर्म की क्या बात है? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, गले लगाने में क्या बुराई है? कई अलंकारिक प्रश्नों ने शू नैनियन को यह पुष्टि कर दी कि जिनयू वास्तव में शर्म महसूस कर रहा था। यदि वह शर्मीला न होता तो इतना हकलाता क्यों? जू नैनियन की आंखें मुस्कुराहट में बदल गईं, उसकी चमकदार बादाम के आकार की आंखें मंद रोशनी में नमी से झिलमिला रही थीं, जिससे वह अप्रतिरोध्य रूप से आकर्षक लग रही थी। जिनयू ने उस पर एक नज़र डाली और तुरंत उसके दिल में खुजली महसूस हुई। आवेग से अभिभूत होकर जिनयू जल्दी से नीचे झुका और उसके चमकदार लाल होठों को चूम लिया। चुंबन से सील बंद, अब से यह मेरा है। उसने अपने होंठ भींचे, उसका हाथ पकड़ा और धीरे से उसे ऊपर उठाया। उसकी उंगलियों ने उस उभरे हुए स्थान को सटीक रूप से ढूंढ लिया और उसकी गहरी, सागर सी गहरी आंखों ने व्यक्त किया, क्या इसे हटाया जा सकता है? उसकी खुरदरी उंगलियों ने उसकी बांह के अंदरूनी हिस्से को छुआ, जिससे उसे हल्की सी चुभन महसूस हुई। जू नैनियन एक क्षण के लिए रुकी, इससे पहले कि उसे समझ आता कि वह किस बात का जिक्र कर रहा था। उसने बगल से देखा तो पाया कि उसकी बांह पर मौजूद पात्र को उसकी उंगली से दबाया जा रहा था। ये लियू वैंडोन का नाम था, जिसे चाकू से उकेरा गया था। जब उसने स्थानिक झरने का पानी पी लिया तो उसके शरीर पर इस पात्र को छोड़कर सभी निशान गायब हो गए। जू नैनियन को नहीं पता था कि यह समस्या दूर क्यों नहीं हो रही थी। शायद इसलिए कि इसे बहुत गहराई से उकेरा गया था, यह अब भी बहुत स्पष्ट दिख रहा था। क्या इसे हटाया जा सकता है? जिनयू की निगाहें जू नैनियन की आंखों से कभी नहीं हटी, उसकी आंखों में कठिनाई देखी, जिससे अचानक उसका दिल असहज रूप से तंग महसूस करने लगा। तुम नहीं चाहते? जिनयू को ऐसा महसूस हुआ कि वह एक नाराज पति बन रहा है। जब उसने ये प्रश्न पूछा तो उसे ईर्ष्या का एहसास हुआ। यह विचार कि उसके दिल में किसी अन्य पुरुष के लिए जगह हो सकती है, उसके दिल को घुटन और पीड़ा का एहसास कराता था। जू नैनियन ने कुछ देर तक अपने हाथ पर बने चरित्र को देखा और जिनयू से ईर्ष्या से भरे प्रश्न को सुनकर वह हंस पड़ी, नहीं, ये बात नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसे कैसे हटाया जाए। उसके सामने खड़ा जिनयू एक अन्यायी पिल्ले जैसा लग रहा था। इससे जू नैनियन को सचमुच उसके सिर पर थपथपाने की इच्छा हुई। आवेग से विवश होकर जू नैनियन ने वास्तव में उसे थपथपाया। थपथपाते हुए उसने अपना सिर झुकाया और चिढ़ाते हुए कहा, जिनयू, तुम इतने ईर्ष्यालु क्यों हो? जिनयू को जू नैनियन पसंद आया। उसे देखकर वह उसे चूमने और गले लगाने की अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सका। उसके द्वारा सिर पर थपथपाए जाने पर जिनयू ने अपना सिर झुका लिया। उसके हाथ शरारत से उसे अपनी बाहों में जकड़ रहे थे और उसकी हथेली धीरे से उसकी कमर को सहला रही थी। उसने अपना सिर उसके करीब झुकाया और धीरे से पूछा, मुझे जलन हो रही है, लेकिन क्या तुम इस चरित्र से छुटकारा पा सकती हो? उसके किसी अन्य पुरुष का नाम धारण करने के विचार से जिनयू को अत्यधिक ईर्ष्या हुई। इससे पहले कि उनका रिश्ता पक्का हो जाए, वह अपनी ईर्ष्या को दबाए रखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अपने रिश्ते की पुष्टि के बाद ऐसा लगा कि उसके दिल में जो भी शिकायतें थीं, वे सब खुलकर सामने आ जाएंगी। और क्योंकि जू नैनियन के मन में एक बार उस दूसरे आदमी के लिए भावनाएं थीं, जिनयू ने अत्यंत सावधानी से बात की, यहाँ तक कि दयनीय व्यवहार करने और आज्ञाकारिता का दिखावा करने की प्रवृत्ति भी प्रदर्शित की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जू नैनियन उसकी तुच्छता पर प्रतिक्रिया में भड़क न जाए। इसे हटाने के लिए उसकी सहमति सुनकर जिनयू के दिल में छाए बादल काफी हद तक साफ हो गए। उसकी आंखें तीव्र खुशी से भर गईं। बस इसे मेरे नाम से ढक दो, बस इतना ही काफी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने भौहें चढ़ाईं और कहा, नहीं, इससे दर्द होगा, नहीं, इससे दर्द होगा। शब्दों ने जू नैनियन के दिल को गर्मजोशी से भर दिया। इसे ही वे कोमल हृदय वाला कठोर व्यक्ति कहते हैं।
आज भी उसे उसका पहले वाला भयंकर रूप याद है। किसने सोचा होगा कि जब वह सौम्य था तो वह इतना मादक और मंत्रमुग्ध करने वाला। अहम अहम, जू नैनियन ने धीरे से खांसते हुए विचारों में उलझे हुए आदमी को वास्तविकता में वापस खींच लिया। क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? जिनयू ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। जू नैनियन ने टालते हुए कहा, मुझे सर्दी नहीं लग रही है, मुझे बिना उद्देश्य के छूना बंद करो। एक पल के लिए तुम्हें छूने में क्या हर्ज है? जिनयू का हाथ झपटा, उसने जू नैनियन की नाजुक कमर को पकड़ लिया और उसे वापस अपनी जगह पर खींच लिया, अपना हाथ फिर से लगाते हुए, खांसते हुए भी बीमार न होने का दावा कर रहे हो। उसकी भौहें गंभीर चिंता से सिकुड़ गईं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं बीमार नहीं हूं। मैंने जानबूझकर खांसी की। जू नैनियन ने अपना हाथ उठाया और उसके माथे के बीच में थपथपाया, उसकी सिकुड़ी हुई भौहों को सहलाते हुए कहा, ठीक है, हमें अब सचमुच बाहर निकल जाना चाहिए, वरना मेरे माता पिता को शक होने लगेगा। जबकि जिनयू उसे थोड़ी देर और पकड़ना चाहता था, उसकी बातें सुनकर वह अनिच्छा से ही उसे छोड़ सका। उसके दिल में असंतोष का भाव था। जैसे ही वे अलग हुए, दरवाजे से जू डोयू की आवाज आई, बहन, डोयू भी चुंबन और गले मिलना चाहता है। उसकी आवाज काफी ऊंची थी, जिसमें उत्साह और खुशी भरी चीख थी। जू डोयू दरवाजे के फ्रेम पर झुका हुआ था, उसका छोटा सा सिर झुका हुआ था और वह जू नैनियन और जिनयू को देख रहा था। उसकी गोल चमकती आंखों में बचपन की मासूमियत की शुद्धतम जिज्ञासा झलक रही थी। जू नैनियन और जिनयू को तुरंत नुकसान हुआ। आवाज सुनकर जू जी की आंख जल्दी से आया और जू डोयू को उठा लिया। उन्होंने जू नैनियन और जिनयू के लिए रसोई का दरवाजा भी बंद कर दिया। जू नैनियन ने कसकर बंद दरवाजे की ओर देखा, पलकें झपकाईं और उसकी चमकदार आंखें टूटती भावनाओं से चमक उठीं। उसने अपना चेहरा ढकते हुए कहा, यह खत्म हो गया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, ये सब तुम्हारी गलती है। जू नैनियन ने बिना किसी अच्छे हास्य के जिनयू को मुक्का मारा। जिनयू भी असहज था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि सास और ससुर अभी भी बाहर थे और उन्होंने सब कुछ सुन लिया होगा। वे दोनों रसोई से बाहर निकलने में टालमटोल कर रहे थे और जू नैनियन पूरे समय अपना सिर नीचे झुकाए हुए थी। ऊपरी तौर पर जिनयू इस घटना से अप्रभावित दिखे। खाने की मेज असामान्य रूप से शांत थी। चेन शियाओरो के आगमन ने इस सन्नाटे को तोड़ा। चेन शियाओरो और जू जिकियांग ने मूल रूप से एक के बाद एक घर में प्रवेश किया था। उसने शू जिकियांग को आंगन में माँ और पिता को पुकारते हुए सुना था और वह अंदर जाने में थोड़ी हिचकिचा रही थी, काफी देर तक हिचकिचाती रही और अंततः दरवाजे तक पहुंच गई। जू नैनियन की आंखें चमक उठीं, अंततः उन्हें अजीब माहौल को बदलने और तोड़ने का अवसर मिल गया। जियाओ रॉ, तुम वापस आ गईं। क्या तुमने खाना खा लिया है? जू नैनियन ने अतिरिक्त उत्साह के साथ पूछा और चेन शियाओरो को मेज की ओर खींचने के लिए दौड़ी। जू नैनियन की उत्सुकता देखकर जिनयू की गहरी आंखों में मुस्कान आ गई। चेन शियाओरो के शामिल होने से यान कुइहुआ और जू दावेई को वास्तव में कम असहजता महसूस हुई। यान कुइहुआ ने चेन शियाओरो को एक तरफ बुलाकर कई सवाल पूछे और चेन शियाओरो ने हर सवाल का विस्तार से जवाब दिया, मानो यान कुइहुआ कोई अंतहीन जनगणना जांच कर रहा हो। जू नैनियन यान कुइहुआ की आस्तीन खींचने से खुद को रोक नहीं सका। माँ, खाना खाओ, यह अच्छा है। जू नैनियन के प्रोत्साहन से यह अजीब रात्रिभोज अंततः कम अजीब हो गया। जिनयू ने कहा कि वह बाहर जाना चाहता है और यह सिर्फ बातचीत नहीं थी, वह उसी रात भोजन के बाद चला गया। जू नैनियन उसे विदा करने के लिए दरवाजे तक गया। जिनयू विशेष रूप से जाने के लिए अनिच्छुक था। जिनयू ने कहा, मैं इन दिनों काफ़ी व्यस्त हूँ, मुझे लगता है कि मैं हर 3 या 4 दिन में एक बार आपसे मिल पाऊंगा। जू नैनियन ने बिना किसी चिपचिपाहट के सिर हिलाया। हाँ, चिंता मत करो, मैं चिपचिपा नहीं हूँ, तुम जा सकते हो। जिनयू की अभिव्यक्ति तुरंत गहरी हो गई। क्या आप मुझे जाते हुए देखने के लिए इतने उत्सुक हैं? जू नैनियन हैरान दिखे। मैं कब आपके जाने के लिए उत्सुक लग रहा था? जिनयू ने अपने होठों को भींच लिया, उसकी गहरी आंखें जू नैनियन पर टिकी थीं, ये सोचते हुए कि अगर वह उसके जाने के लिए उत्सुक नहीं थी तो अनिच्छा का कोई संकेत क्यों नहीं था। जैसा कि पता चला, वह अकेला व्यक्ति था जो उससे चिपका हुआ था और जिनयू, एक वृद्ध व्यक्ति होने के नाते, अपने गौरव को ठेस महसूस कर रहा था। एक ऐसा प्रश्न जिसे पूछने की उसने हिम्मत नहीं की। वह उसके सामने नाजुक ढंग से खड़ी थी, उसकी खूबसूरत बादाम जैसी आंखें नमी से चमक रही थीं, जिससे जिनयू उसे खाली नजरों से देख रहा था। ठीक है, अब तुम वापस चले जाओ, जिनयू ने अचानक अपनी आवाज धीमी कर दी। ठीक है, जू नैनियन ने कहा और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन जिनयू ने उसे एक तेज गति से वापस खींच लिया। जू नैनियन ने अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए और अपने शरीर को पीछे झुकाकर उनके बीच थोड़ी दूरी बना ली। तुम क्या कर रहे हो? उसने उस अजीब आदमी से हंसते हुए पूछा। जब वह हंस रही थी तो उसकी भौहें और आंखें अंधेरी रात के आकाश में अर्धचंद्र की तरह चमक रही थीं, चमकदार और चालाक। तुम ऐसे ही जा रही हो? जिनयू ने भारी आवाज में पूछा और उसके कान में फुसफुसाने के लिए नीचे झुक गया। जिनयू पहली बार प्यार का अनुभव कर रहा था, उसे रोमांस के तरीके नहीं पता थे,
नहीं एक लड़की का दिल, सूक्ष्मता की तो बात ही छोड़िए। वह उसके साथ केवल पूरे जुनून और ईमानदारी से व्यवहार कर सकता था। वह बस उसके साथ रहना चाहता था। अचानक जू नेनियन को महसूस हुआ कि उनका रिश्ता बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। डेटिंग शुरू करने के तुरंत बाद ही वे अंतरंग हो गए थे। ऐसा लगा जैसे वे कई वर्षों से प्रेमी प्रेमिका हों और एक दूसरे से परिचित हों। फिर भी कई वर्षों के प्रेमियों के विपरीत उन्होंने अपने रिश्ते में अभी भी एक ताजगी बनाए रखी। जू नेनियन ने देखा कि उसके कान फिर से लाल हो गए थे, गहरे लाल, खून से लथपथ। वह बहुत ही जटिल व्यक्ति था। कभी कभी वह गुंडे जैसा दिखता था, लेकिन कभी कभी वह अविश्वसनीय रूप से सरल होता था। तारांकन। अगली सुबह नाश्ते के बाद जू जिकियांग और चेन शियाओरो दुकान पर गए और विशेष रूप से जू नेनियन से पूछा कि क्या वह भी जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जब वह वहां नहीं थी तो कई ग्राहकों ने विशेष रूप से उनके द्वारा पकाए गए व्यंजनों के बारे में पूछा था। जू नेनियन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे अपने छोटे भाइयों को स्कूल में दाखिला दिलाने और जू सिसी से मिलने के लिए कुछ दिन और आराम की जरूरत है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि जू सिसी ने काउंटी शहर में स्कूल शुरू कर दिया है। ये सुनने के बाद चेन शियाओरो और जू जिकियांग केवल निराश होकर दुकान में जा सके। जैसे ही वे चले गए, यान कुईहुआ ने जू नेनियन को घर के अंदर खींच लिया। यह आंदोलन कुछ चोर से पहरा देने जैसा था। कमरे के अंदर पहुंचकर जू नेनियन ने हंसते हुए कहा, माँ आप क्या कर रही हैं? यान कुईहुआ का चेहरा कठोर था। बेबी नियान, तुमने चेन शियाओरो को यहाँ क्यों रहने दिया? उसका भावशून्य चेहरा देखकर जू नेनियन ने सोचा कि यान कुईहुआ शायद किसी बाहरी व्यक्ति के उनके साथ रहने पर आपत्ति कर रही है और संभवतः अंदर से दुखी है। उसने जल्दी से समझाया, चेन शियाओरो एक विशेष स्थिति में है। वह मेरी दुकान पर कर्मचारी है और बहुत काम की है। जब वह पहली बार आई तो उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उसे पहले 1 महीने तक रहने दिया। जब उसे वेतन मिलेगा तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। चेन शियाओरो बुरी लड़की नहीं थी, नहीं वह लालची और हकदार किस्म की थी। इसके अलावा घर पर उसकी लगातार मदद ने वास्तव में जू नेनियन के जीवन को बहुत आसान बना दिया था। मूलतः जू नेनियन ने उसे अतिरिक्त भुगतान करने की योजना बनाई थी और यदि वह चाहे तो उसे वहां रहने की अनुमति दे दी थी। लेकिन चूंकि यान कुईहुआ ने इस पर आपत्ति जताई, इसलिए उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया। अपने परिवार और बाहरी लोगों के बीच वह निश्चित रूप से अपने परिवार को ही चुनेगी। और यह कोई बड़ी बात नहीं थी। यान कुईहुआ हमेशा अपने लिए चीज़ों पर विचार करती थी। निश्चित रूप से वह किसी बाहरी व्यक्ति के लिए अपनी माँ के साथ किसी छोटी सी बात पर बहस नहीं करेगी। नहीं, उसे तुरंत बाहर जाने के लिए कहो, यान कुईहुआ ने दृढ़ता से कहा। उसका रुख अडिग था। जू न्यानियान को अचंभित कर दिया गया। यान कुईहुआ आमतौर पर उससे इस तरह बात नहीं करता था। माँ, क्या हुआ? क्या जियाओ रो ने आपको परेशान करने के लिए कुछ किया है? जू नेनियन ने पूछा। अपनी भोली बेटी को देखकर यान कुईहुआ ने झुंझलाहट के साथ अपने माथे पर हाथ मारा, लेकिन उसे चोट पहुंचाने के डर से उसने ये काम बहुत धीरे से किया। मेरी मूर्ख लड़की, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ इस तरह कैसे सहज हो सकती है? चेन शियाओरो ने मुझे नाराज नहीं किया, मुझे डर है कि वह भविष्य में आपको नाराज करेगी। जू नेनियन काफी असहाय थे। ऐसा नहीं होगा। जियाओ रो का स्वभाव वास्तव में बहुत अच्छा है और इसके अलावा आपकी बेटी ऐसी नहीं है जिसे कोई आसानी से धमका सके। ये देखकर कि वह अभी भी नहीं समझी है, यान कुईहुआ ने इसे स्पष्ट करने का फैसला किया। उस लड़की में कुछ खासियत है और उसे यहाँ रहने देकर क्या आप सीधे जियाओ जिन को उसकी बाहों में नहीं भेज रहे हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि जियाओ जिन जैसा उत्कृष्ट पुरुष बहुत सी महिलाओं को आकर्षित करता है जो उससे जुड़ना चाहती हैं। अगर एक दिन उसे कोई और ले गया तो तुम्हारे पास रोने के लिए भी जगह नहीं होगी। जू नेनियन। तो इन सब के बाद वह इसी बात को लेकर चिंतित थी। जू नेनियन कुछ हद तक असहाय महसूस कर रही थी। वह उसे बताना चाहती थी कि चेन शियाओरो उस तरह का व्यक्ति नहीं था, और अगर वह थी भी तो जिन यू नहीं था, और भले ही वह कुछ हद तक हीन था। अगर जिन यू वास्तव में चेन शियाओरो द्वारा बहकाया गया तो यह अभी भी एक अच्छी बात होगी। क्या इससे उसे उसका असली रूप जल्दी ही पता नहीं चल जाएगा? इससे पहले कि वह कुछ समझा पाती, यान कुईहुआ ने एक और लंबा एक आलाप शुरू कर दिया। तुम मेरी ओर आंखें मत घुमाओ। आपकी माँ यहाँ गंभीर हैं, बेहतर होगा कि आप इसे गंभीरता से लें। सुंदरता के मामले में वह लड़की निश्चित रूप से आपसे आगे नहीं निकल सकती, लेकिन पुरुष सस्ते होते हैं। जो महिलाएं खुद को उनके सामने पेश करती हैं, उनका कोई प्रतिरोध नहीं करते। अपनी माँ की बात सुनो, उसे तुरंत बाहर निकालो। मैंने तो तुमने जितना चावल खाया है उससे कहीं अधिक नमक खाया है। यान कुईहुआ के व्याख्यान देते समय उसके गंभीर व्यवहार को देखकर जू नेनियन अपनी हंसी रोक नहीं सकी और मुस्कुराते हुए बोली, इतना नमक खाने से माँ, क्या आप नमक खाकर मर नहीं जाएंगी? अरे, तुम किसी भी बात को लेकर गंभीर क्यों नहीं हो सकते? तुम्हारी माँ ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही है, इसे नज़रअंदाज मत करो।
यान कुइहुआ अन्य मामलों के संबंध में शू नेनियन को अपना निर्णय लेने देने को तैयार थी, लेकिन जब बात उसकी बेटी की खुशी की आई तो उसे हस्तक्षेप करना पड़ा। यदि कोई उसकी बेटी को परेशान करने के बारे में सोचे भी तो उसे कोई अवसर भी नहीं मिलेगा, दरवाजा तो दूर की बात है। माँ, जिन यू उस तरह का व्यक्ति नहीं है और चेन शियाओरो एक अच्छी लड़की है। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा, जिन यू बहुत उत्कृष्ट है। यदि वह स्वयं के प्रति सचेत नहीं है तो क्या मैं उसे रोक सकता हूँ? बस आराम करो, जैसे ही मुझे इस महीने वेतन मिलेगा मैं उसे बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? अगले कुछ दिनों तक उसे ऐसे ही काम चलाने दो। यान कुइहुआ ने अचानक अपनी आवाज़ उठाए। ऐसा प्रतीत होता है कि वह नेनियन के शब्दों से उत्तेजित थी। नहीं, उसे तुरंत बाहर जाना होगा। आप सतर्क कैसे नहीं रह सकते? मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपका सामना किसी ऐसी महिला से होता है जो आपके पुरुष को लुभाना चाहती है, तो आप उनमें से एक को मार डालिए, और यदि दो आती हैं तो आप उन दोनों को खत्म कर दीजिए। जू नेनियन ने दर्द से अपना माथा रगड़ा। माँ, लोगों को मारना गैरकानूनी है। मैंने कभी किसी को मारने के लिए नहीं कहा। यान कुइहुआ ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम लड़की लोगों को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख सकती। मैंने उस लड़की को कल रात खाने के समय जियाओ जिन पर नजरें गड़ाए देखा। मेरी मूर्ख लड़की, तुम्हें अपनी माँ के लिए समझदार बन जाना चाहिए। चेंग शियोरा ने जिन यू पर चुपचाप नजर डाली। जू नेनियन ने भौहें चढ़ा दीं। आखिर उसने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या चेन शियाओरो हमेशा जिन यू से डरता नहीं था? हर बार जब जिन यू आसपास होता था तो वह सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करती थी। उसे चुपके से देखने की तो बात ही छोड़ दीजिए। असंभव है ना? और नेनियन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि चेन शियाओरो वास्तव में उसके घने भाई जू जिचेंग को पसंद करती थी। जू नेनियन ने पिछली रात की घटनाओं को ध्यानपूर्वक याद किया। अचानक उसे एहसास हुआ कि जिन यू और जू जिचेंग कल रात एक दूसरे के बगल में बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि चेन शियाओरो वास्तव में जू जिचेंग को देख रही थी। जू नेनियन को विचारों में खोया हुआ देखकर यान कुइहुआ ने कहा, मैंने तुमसे कहा था, वह लड़की एक लोमड़ी जैसी दिखती है। यान कुइहुआ की तीखी आवाज़ से जू नेनियन को वास्तविकता में वापस लाया गया। उसने जल्दी से समझाया, माँ, बातें मत बनाओ, चेन शियाओरो ऐसी नहीं है और वह जिन यू को पसंद नहीं करती है। मैं बातें बना रही हूँ। यान कुइहुआ ने अविश्वास से अपनी नाक की ओर इशारा किया। उसे इस बात से दुख हुआ कि उसकी बेटी किसी और का पक्ष ले रही थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जू नेनियन ने जल्दी से अपनी माँ के कंधों को गले लगाया और समझाया, ओह माँ, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। जब आप मेरे प्रति इतने अच्छे रहे हैं तो मैं आपको कैसे दोष दे सकता हूँ? मैं किसी और की खातिर तुम्हें दोष नहीं दूंगा। लेकिन आपने फिर भी कहा कि मैं उसके बारे में बातें बना रहा था। यान कुइहुआ ने नाक से शिकायत की। जू नेनियन केवल हंस और रो सकता था और धीरे से यान कुइहुआ की पीठ थपथपाता रहा। ठीक है माँ, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बिना किसी सबूत के दूसरों पर शक न करें और उनके बारे में बातें न बनाएं, ठीक है? जू नेनियन ने उसे छोड़ दिया और यान कुइहुआ से बात करते हुए अपनी खूबसूरत आंखों को विनती से झपकाया। उसकी बेटी यान कुइहुआ का अनमोल खजाना थी और यान कुइहुआ उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उसने मन ही मन सोचा कि उसे अगले कुछ दिनों तक उस लड़की पर कड़ी नज़र रखनी होगी। यान कुइहुआ को शांत करने के बाद जू नेनियन ने उसके कान में फुसफुसाया कि चेन शियाओरो जू जिचेंग को पसंद करती है और वह कल रात उसे ही देख रही थी। पहले तो यान कुइहुआ को संदेह हुआ, बेबी नियान, तुम ये सिर्फ मेरा मन शांत करने के लिए तो नहीं कह रही हो? जू नेनियन ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं माँ, आपकी आंखें बहुत ही सूक्ष्म हैं। बस ध्यान से देखिए और आप देखेंगे कि क्या नेनियन आपसे झूठ बोल रहा है। इसके अलावा जिन्यू कल रात यहाँ सोया भी नहीं, वह अब यहाँ नहीं रहेगा। यान कुइहुआ पिछली रात जल्दी सो गई थी और जब तक वह और जू दावेई बिस्तर पर गए तब तक जिन्यू अभी तक नहीं गया था। उसने सोचा था कि जिन्यू बाहर नहीं गया है और बस किसी काम से सुबह जल्दी उठ गया है। जू नेनियन की व्याख्या सुनने के बाद यान कुइहुआ को अंततः पूरी तरह से राहत महसूस हुई। यान कुइहुआ को संभालने के बाद जू न्यानियान जू डोयू और जू जिचेंग को नामांकन के लिए यूइक्सियांग प्राइमरी स्कूल में ले गए। इस बार यूइक्सियांग प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया और उनका व्यवहार असाधारण रूप से गर्मजोशी भरा था। जब जू नेनियन इससे पहले प्रिंसिपल से पूछताछ करने आए थे तो वह विनम्र थे लेकिन उतने उत्साही नहीं थे। वह जानती थी कि प्रिंसिपल के गर्मजोशी भरे आतिथ्य का कारण निस्संदेह जिन्यू का प्रभाव था। नए स्कूल में पहुंचकर जू डोयू और जू जिचेंग की आंखों में उम्मीदें और आकांक्षाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। आकांक्षा और अपेक्षा के अलावा संयम और घबराहट का भी संकेत था। जू डोयू युवा होने के कारण ज्यादा नहीं सोचता था, उसकी घबराहट बस एक अपरिचित वातावरण में प्रवेश करने से आई थी। जू जिचेंग के लिए यह अलग था। उनकी घबराहट हीनता और संवेदनशीलता की आंतरिक भावना से उत्पन्न हुई थी।
वह केवल कुछ ही अक्षर जानता था, फिर भी वह दूसरी कक्षा में जा रहा था। क्या उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाएंगे? क्या उसके अध्यापक उसे नापसंद करेंगे? आखिरकार कुछ साधारण अक्षरों को पहचानने के अलावा वह कुछ भी नहीं जानता था। जू डोयू प्री स्कूल शुरू करने वाला था और जू नैनियन उसे सबसे पहले कक्षा में ले गया। उनकी कक्षा की शिक्षिका वही थी जिनसे शिक्षक यू जू नैनियन पहले मिल चुके थे। वह महिला बहुत ही सौम्य लग रही थी। शिक्षक यू जू डोयू की स्थिति से अवगत थे। उन्होंने जू नैनियन से कहा, चिंता मत करो, जू डोयू का अभी अभी स्थानांतरण हुआ है और होमरूम शिक्षक के रूप में मैं उस पर अतिरिक्त ध्यान दूंगा। अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुरंत आपसे संपर्क करूंगा। धन्यवाद शिक्षक यू, कृपया मेरे छोटे भाई की अच्छी देखभाल करें, जू नैनियन ने कहा। शिक्षक यू ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जू डोयू को व्यवस्थित करने के बाद जू नैनियन ने जू जिचेंग का हाथ पकड़कर उसे प्राथमिक विद्यालय की दूसरी कक्षा की कक्षा 1 में ले गया। वह जू जिचेंग की घबराहट और बेचैनी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। उसका छोटा सा हाथ उसकी बांह को कसकर पकड़े हुए था, चिंता से पसीने से तर। जू नैनियन ने उसकी ओर देखा, लेकिन वह कठोर भाव से चुप रहा, अपनी चिंता और बेचैनी उसके साथ साझा नहीं कर रहा था। मध्यावकाश के समय जब मैं कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि कई बच्चे गलियारे में खेल रहे थे। सुंदर बड़ी बहन जू नैनियन को देखकर वे डरते हुए देखने के लिए इकट्ठा हो गए। जू नैनियन ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया, नमस्ते बच्चों। नमस्ते बड़ी बहन, एक शर्मीले छोटे लड़के ने शर्माते हुए कक्षा में भागते हुए कहा। जू नैनियन को ये कुछ मनोरंजक लगा। जू जिचेंग कठोर चेहरे के साथ कक्षा के दरवाजे पर खड़ा था। जू नैनियन ने उसे थोड़ा सा अलग खींच लिया और धीरे से उसके सामने झुक गई। जिचेंग, क्या तुम घबराए हुए हो? उसने पूछा। जू नैनियन को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए जू जिचेंग ने परिपक्व दिखने की कोशिश की और जोर देकर कहा, नहीं, मैं घबराया हुआ नहीं हूं। फिर भी उसका छोटा हाथ अभी भी जू नैनियन की उंगलियों को कसकर पकड़े हुए था। जू नैनियन ने उसके दिखावे को उजागर नहीं किया। जिचेंग, मैं तुम्हें बता दूं, हालांकि तुम दूसरी कक्षा में हो, तुम उनसे अलग हो, उसने आश्वस्त किया। अलग सुनकर जू जिचेंग और भी अधिक तनाव में आ गया। उसके हाथ को धीरे से थपथपाते हुए जू नैनियन ने आगे कहा, घबराओ मत। जब मैं कहता हूं कि आप अलग हैं, तो मेरा मतलब यह नहीं है कि आप उनसे कमतर हैं, बल्कि यह है कि आपने स्कूल बाद में शुरू किया। ये बच्चे पहले ही किंडरगार्टन और पहली कक्षा से गुजर चुके हैं। बेशक वे आपसे अधिक अक्षर जानते होंगे और ज्ञान पर उनकी पकड़ भी अधिक मजबूत होगी, इसलिए उनके ग्रेड बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये सामान्य है क्योंकि हम जिचेंग ने अभी तक गंभीरता से अध्ययन शुरू नहीं किया है। उन्होंने बताया, जब तक जिचेंग मन लगाकर पढ़ाई करेगा, तुम निश्चित रूप से उनसे बदतर नहीं होगे, लेकिन आपको लंबे समय तक लगे रहना होगा, ठीक है? अन्य लोग अपने वर्तमान परिणाम प्राप्त करने के लिए 2 वर्षों से अधिक समय से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए यदि जिचेंग को कुछ समझ में नहीं आता है या उसके ग्रेड अच्छे नहीं हैं, तो दुखी मत होइए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम केवल 1 महीने से ही स्कूल जा रहे हैं। कक्षा में ध्यान दें और यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो जितना हो सके उतना अपनी नोटबुक में लिखें। तो फिर तुम घर आ सकते हो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है? जू नैनियन के शब्दों से प्रभावित होकर छोटे जू जिचेंग ने ऊपर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और अचानक उसने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया और सिसकते हुए कहा, बहन, मैं भविष्य में निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा रहूंगा। जू नैनियन खुद को खुश और भावुक महसूस करने से नहीं रोक सके। मूर्ख छोटा भाई। जू जिचेंग को शांत करने के बाद जू नैनियन ने उसे कक्षा में प्रवेश करने दिया। जू नैनियन नहीं चाहते थे कि अन्य बच्चे दोनों भाइयों को नीची नज़र से देखें, इसलिए उन्होंने उनके लिए विशेष रूप से नए कपड़े, बैग और स्कूल की सामग्री का पूरा सेट खरीदा था। एकदम नया और आकर्षक। जैसे ही जू जिचेंग ने कदम रखा, उसने अपने सहपाठियों का ध्यान आकर्षित किया। डर दिखाने से बचने के लिए जू जिचेंग ने अपनी पीठ सीधी रखी और अस्वाभाविक रूप से गंभीर व्यवहार अपनाया। जू नैनियन ने कुछ देर तक खिड़की से देखा और जब देखा कि सब कुछ ठीक है, तो वह कक्षा से बाहर निकलकर शिक्षक के कार्यालय की ओर चली गई। उसे विभिन्न विषय अध्यापकों और कक्षा 1, ग्रेड 2 के होमरूम अध्यापक से बात करने की जरूरत थी। वास्तव में वहां केवल 2 शिक्षक थे, भाषा कला शिक्षक और गणित शिक्षक, जो होमरूम शिक्षक भी थे। दोनों शिक्षकों को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि उनकी कक्षा में एक नया छात्र शामिल होने वाला है और प्रधानाचार्य ने उन्हें विशेष रूप से निर्देश दिया था कि वे इस छोटे छात्र पर विशेष ध्यान दें। जू नैनियन ने शिक्षकों को जू जिचेंग की स्थिति समझाई ताकि उसे होमवर्क न कर पाने या प्रश्नों का उत्तर न दे पाने के कारण शिक्षक द्वारा दंडित न किया जा सके। इस स्तर पर जू जिचेंग को सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने परिवेश के अनुकूल ढलने की, और वह बहुत संवेदनशील था। शिक्षकों की सजा और मौखिक फटकार से वह और भी अधिक असुरक्षित और संवेदनशील महसूस कर सकता है। इस स्तर पर जू नैनियन को यह नहीं चाहिए था कि उसका भाई अच्छे ग्रेड लेकर आए,
कम से कम वह ये चाहती थी कि उसका प्रिय भाई अपनी पढ़ाई के कारण बर्बाद हो जाए। दोनों शिक्षकों ने अपनी समझ व्यक्त की। दोनों पुरुष शिक्षकों ने शू नेनियन की चिंताओं को सुना, और हालांकि वे जानते थे कि उन्हें शिक्षक के रूप में शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए, फिर भी वे उसे गौर से देखने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने शू नेनियन की हर बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। 3 मिडिल स्कूल में कुछ लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ थामकर स्कूल कैफेटेरिया जाने की योजना बनाई। जू सिसी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसके होंठ सूख गए थे और उसने उपेक्षापूर्ण इशारा करते हुए कमजोर ढंग से उन्हें दूर हटाते हुए कहा, तुम आगे बढ़ो, मैं नहीं जा रही हूँ। ये देखकर कि वह शामिल नहीं होगी, अन्य लड़कियों ने आग्रह नहीं किया। जब सभी लोग चले गए तो जू सिसी ने अपने बैग में से 2 मक्के की टिकियां निकाली और फिर अपने लिए 1 कप गर्म पानी डालने के लिए बिस्तर से नीचे उतरी। उसने सूखी मक्की की टिकिया खाए और गर्म पानी पिया, लेकिन चाहे वह कितना भी खाए, उसका स्वाद ठीक नहीं था। ऐसा नहीं था कि जू सिसी बहुत ज्यादा नखरेबाज थी, वह लगभग 1 सप्ताह से मकई के केक खा रही थी और उनमें कोई स्वाद नहीं बचा था। उसका पेट गुर्राया और जू सिसी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे बेचारे पेट, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, शोर मचाना बंद करो, अच्छा बनो कृपया। बोलते समय जू सिसी ने अपना पेट सहलाया और वापस बिस्तर पर लेट गई तथा पाठ्यपुस्तकें निकालकर पढ़ाई में लग गई। उसे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी थी, तभी वह खुद कुछ कर सकती थी और कठिनाइयों में नहीं जी सकती थी। 10 मिनट के बाद वो उसका पेट अभी भी बहुत भूखा था। क्या करें, उसके बैग में केवल 3 मक्के की टिकिया बची थीं और घर जाने से पहले उसे 3 दिन और इंतजार करना था। उसने लापरवाही से अपना पैसा कैसे खो दिया। 3 खोए हुए डॉलर के विचार से जू सिसी का दिल बुरी तरह दुखने लगा। ये उसके जीवन यापन के खर्च थे। जू सिसी जितना अधिक इसके बारे में सोचती, वह उतनी ही अधिक परेशान होती जाती, अपनी पाठ्यपुस्तकों को कसकर पकड़ती और हताशा में उन्हें तोड़ती। तभी छात्रावास का दरवाजा खोला गया और एक लड़का, जो स्कूल का स्वच्छता निरीक्षक था, अंदर आया। जू सिसी ने उसे पहचान लिया, वह उसकी कक्षा का सहपाठी था। लड़के को अंदर आते देख जू सिसी तुरंत संयमित होकर उठ बैठी। अरे शाओ डोंग डोंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें दरवाजा खटखटाना चाहिए? आमतौर पर स्वच्छता निरीक्षण पुरुष और महिला द्वारा मिलकर किया जाता था, लेकिन आज केवल शाओ डोंग डोंग ही थे। जू सिसी की कल्पनाएं बेकाबू हो गईं और उसने जल्दी से अपने आप को बचाने के लिए कंबल पकड़ लिया और अपने हाथों से अपनी छाती को ढक लिया। तुम, आप ऐसा नहीं करेंगे। शाओ डोंग डोंग का चेहरा शर्मिंदगी से भरा था, अपनी उत्तेजना में वह दस्तक देना भूल गया था। जू सिसी की हरकतों को समझते हुए उसे देर से ही सही समझ में आया और वह भी दंग रह गया। क्या वह इतना साहसी व्यक्ति लग रहा था? अरे नहीं, क्या वह बुरा व्यक्ति लग रहा था? लेकिन वास्तव में इस बार वह गलत था, इसलिए शाओ डोंग डोंग ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से मुड़कर कहा, मुझे आपको कुछ बताना है, नीचे कोई आपको ढूंढ रहा है। मुझे ढूंढ रहे हो? जू सिसी ने अपना कंबल गिरा दिया और बिस्तर से सिर बाहर निकालते हुए बोली, कौन है? नीचे देखी गई सुंदर लड़की को याद करते हुए शाओ डोंग डोंग का चेहरा लाल हो गया। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पूछा, लेकिन यह एक बहुत ही सुंदर लड़की है। एक बहुत सुंदर लड़की? जू सिसी ने भौहें चढ़ाईं। एकमात्र व्यक्ति जिसे वह जानती थी जिसे बहुत सुंदर कहा जा सकता था, वह उसकी चचेरी बहन थी। लेकिन उसकी चचेरी बहन उसे यहाँ क्यों ढूंढने आएगी? क्या ऐसा हो सकता है कि घर पर कुछ हुआ हो? जू सिसी घबरा गई और बिस्तर से उछलकर बाहर आए, अपने कैनवास के जूते पहने और तेजी से हवा का झोंका लेकर बाहर निकल गई। उसने न केवल हवा का झोंका पैदा किया, बल्कि शाओ डोंग डोंग को भी जमीन पर गिरा दिया। शाओ डोंग डोंग ने जू सिसी की तेजी से गायब होती पीठ को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा, वास्तव में ये काले चेहरे वाली महान नायिका थी, उसकी ताकत सचमुच जबरदस्त थी। यूएक्सियांग प्राइमरी स्कूल से निकलने के बाद सिस्टर नेनियन सीधे नंबर 1 स्कूल की ओर चल पड़ी। 3 मिडिल स्कूल। उसने द्वारपाल से बात की, अपना नाम हस्ताक्षर किया और बिना किसी परेशानी के अंदर प्रवेश कर गई। ये देखकर कि वहां केवल एक ही बालिका छात्रावास भवन था, सिस्टर नेनियन वहां पहुंची, जहां उनकी मुलाकात मददगार शाओ डोंग डोंग से हुई। जिस क्षण शाओ डोंग डोंग ने सुना कि सिस्टर नेनियन जू सिसी को ढूंढ रही हैं, वह तुरंत उत्सुकता से उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। इस बात से चिंतित कि घर पर कुछ हुआ है, जू सिसी अपने बालों में कंघी किए बिना ही बाहर निकल गई। उसके बिखरे हुए बाल सभी दिशाओं में फैले हुए थे। सिस्टर नेनियन को देखकर जू सिसी जल्दी से उसके पास दौड़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। सिस्टर नेनियन, क्या माँ और पिताजी को कुछ हुआ है? जू सिसी चिंतित दिख रही थी। अचानक पकड़ से चौंककर और उसके बेतरतीब बालों को देखकर सिस्टर नेनियन ने लगभग जवाब में उसे पकड़ लिया। सौभाग्य से उसने पहचान लिया कि यह जू सिसी थी। तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? सिस्टर नेनियन हंसी। उसकी इस चचेरी बहन को वास्तव में उसके रूप रंग की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अभी भी चिंतित जू सिसी ने कहा, बहन नेनियन, बस मुझे बताओ, क्या माँ और पिताजी को कुछ हुआ है?
बहन नेनियन असमंजस में जू सिसी के बिखरे बालों को टटोलते हुए बोली, शांत हो जाओ, इतनी घबराहट क्यों हो रही है? आपके माता पिता ठीक हैं? ओह, ये सुनकर कि उसके माता पिता ठीक हैं, जू सिसी अचानक सुस्त हो गई। बहन नेनियन, आप अचानक मुझे ढूंढने क्यों आईं? क्या कुछ गड़बड़ है? जू सिसी ने पूछा। क्या मुझे आपसे मिलने आने के लिए किसी कारण की आवश्यकता है? जू नेनियन ने हंसते हुए पूछा। जू सिसी ने उसके बालों को सहलाया, वास्तव में नहीं, बात बस इतनी है कि तुम बिना इसके मुझे ढूंढने कभी नहीं आती। ये बात तो सही ही लगी। जू नेनियन चुप हो गए, फिर मुस्कुराते हुए बताया, हमारा परिवार काउंटी शहर में आ गया है, अब हम नानशुई रोड पर हैं, आपके स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं। तुम्हारे चाचा चाची भी यहीं हैं और मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अगर इस सप्ताहांत में तुम खाली हो तो उनके पास आ जाओ और घूमाओ। जू सिसी अभी भी सदमे में थी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आपका पूरा परिवार काउंटी शहर में चला गया? जू नेनियन ने सिर हिलाया। हाँ, हम कल चले गए। जब आपके पास समय हो तो आइए और देखिए, हमारी दुकान नंबर 1 पर है, 241 डेक्सिंग स्ट्रीट। जू सिसी को पता था कि जू नेनियन की काउंटी शहर में एक दुकान है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह कहाँ है और उसने कभी पूछा भी नहीं था। उसने सोचा था कि यह स्कूल के प्रवेश द्वार के बाहर लगे स्टॉल की तरह ही एक स्टॉल है, उसने कभी नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्दी शहर चले जाएंगे। जू सिसी अचानक ईर्ष्या से भर गई। बहन नेनियन, आप बहुत सक्षम हैं, जू सिसी ने प्रशंसापूर्वक कहा। डेक्सिंग स्ट्रीट एक मुख्य मार्ग था, इसलिए उन्होंने सड़क पर लगने वाले उस स्टॉल की बजाय किसी प्रकार का रेस्तरां खोला होगा जिसकी उसने कल्पना की थी। पिछली बार जब वह शू नेनियन के घर गई थी तो शू सिसी ने उसका बनाया खाना खाया था और उसे वह बहुत स्वादिष्ट लगा था, और जब भी उसे याद आता था उसके मुंह में पानी आ जाता था। उसे संदेह था कि उन्होंने कोई रेस्तरां खोला है। भोजन के बारे में सोचते हुए जू सिसी के पेट ने तुरंत इस आह्वान पर ध्यान दिया और एक सहायक गुरगल 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 ध्वनि निकाली। जू सिसी को तुरंत बहुत अजीब महसूस हुआ, उसने अपना पेट ढक लिया और शर्म से हंसने लगी। जू नेनियन ने रुककर कहा, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? ओह, मैंने खाया है, जू सिसी ने कुछ शर्मिंदगी के साथ स्वीकार किया, लेकिन मेरी भूख बहुत ज्यादा है, ये पर्याप्त नहीं था। तुम्हारे पास क्या था? जू नेनियन ने अविश्वास से पूछा। खाने के बाद भी वह भूखी कैसे रह सकती है? जू सिसी, जो झूठ बोलने में असमर्थ थी, ने पूरा विवरण दिया, 2 मक्के के केक। बोलने के बाद उसका चेहरा लाल हो गया। जू नेनियन असहाय थी और जू सिसी की शर्मिंदा अभिव्यक्ति को देखकर उसने अनुमान लगाया कि उसके पास पैसे खत्म हो गए होंगे। मक्के के केक शायद उसकी दादी ने बनाए होंगे, वे हमेशा हथेली के आकार के और बहुत पतले होते थे। ऐसे नाश्ते केवल छोटे छोटे टुकड़े होते थे और भोजन के रूप में कभी पर्याप्त नहीं होते थे। 2 मकई के केक से आपका पेट नहीं भरेगा। स्कूल कैफेटेरिया अभी तक बंद नहीं हुआ है ना? चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने भी अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया है, चलो साथ में खाते हैं। भोजन का जिक्र आते ही जू सिसी की आंखें चमक उठीं। हाँ, जरूर। दोनों एक साथ स्कूल कैफेटेरिया की ओर चल पड़े। निस्संदेह, जू नेनियन के आगमन से हलचल मच गई। कैफेटेरिया में अभी भी भोजन कर रहे लड़के और लड़कियां सहज भाव से उसकी ओर देखने लगे। और उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं देखा। जू सिसी जल्दी ही अधीर हो गई, उसने हाथ हिलाकर उपेक्षापूर्ण ढंग से कहा, जाओ, जो कर रही थी उस पर वापस लौट जाओ, घूरना बंद करो। स्कूल में काले चेहरे वाली नायिका के रूप में जू सिसी की प्रतिष्ठा की शुरुआत हुई थी। कमजोर पक्ष के लिए खड़े होने की उसकी प्रवृत्ति का उल्लेख नहीं करना चाहिए। उसके मुक्के बहुत भारी होते थे, अक्सर लड़कों के लिए उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए उसके आदेश पर सभी ने परेशानी पैदा न करने की इच्छा से आज्ञाकारी रूप से अपनी निगाहें हटा लीं, लेकिन फिर भी चुपके से जू नेनियन को देखा। जू सिसी के दबंग पक्ष को देखकर जू नेनियन ने हंसते हुए उसे अंगूठा दिखाया। प्रभावशाली, स्वाभाविक रूप से, जू सिसी ने गर्व से कहा। दोनों एक साथ पंक्ति में खड़े हो गए और जू नेनियन ने उनके भोजन का भुगतान किया तथा 2 मांस व्यंजन और 2 सब्जी व्यंजन चुने। जू नेनियन, जो आगे थे, ने दोनों का भुगतान किया। जू सिसी ने कैफेटेरिया अंकल के पक्षपात को गहराई से महसूस किया। शू नेनियन के लिए मांस के व्यंजन उदारता से लगभग पलट गए, जबकि उसके लिए बड़ा करचूल कई बार कांपने के बाद अंततः मांस के कुछ टुकड़े उसकी प्लेट पर गिर गए। गुस्से में जू सिसी का चेहरा आक्रोश से लाल हो गया और उसने उदास होकर शिकायत की, चाचा, आप पक्षपात कर रहे हैं। कैफेटेरिया अंकल, अगला। और मामला तब और बिगड़ गया जब उसने देखा कि जू सिसी अभी भी वहीं खड़ी है, तो उसने नाराजगी से कहा, रास्ता मत रोको। जू सिसी, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मेज पर बैठते ही जू सिसी ने जोर से चिल्लाते हुए मांस का एक टुकड़ा पकड़ा और गुस्से से चबाते हुए कहा, ये साधारण बदबूदार आदमी है। ओह, उसका मांस, ये बहुत हृदय विदारक था। जू नेनियन ने हंसते हुए अपने मांस में से कुछ जू सिसी को दिया, लो, खा लो।
खाने के बाद जू सिसी के पास कक्षा से पहले 1 घंटे से अधिक का समय होता था और वह आमतौर पर झपकी लेने के लिए छात्रावास में वापस चली जाती थी। लेकिन जू नैनियन के वहां होने के कारण उसने अपना समय अपने चचेरे भाई को समर्पित करने का निर्णय लिया। दुर्भाग्य से जू नैनियन को भी कुछ काम निपटाने थे और जाने से पहले उसने जू सिसी को 10 युआन दिए। अभी के लिए यही लो, इस सप्ताहांत जब तुम छुट्टी पर हो तो मुझे ढूंढने आना। जू नैनियन इस मूर्खता पर प्रसन्न होकर हंस पड़ा। अब जीवन यापन का खर्च पूरा हो जाने से जू सिसी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। पैसों को जोर से चूमने के बाद उसने जू नैनियन से कहा, बहन नैनियन, क्या आपकी दुकान को मदद की ज़रूरत है? मैं सप्ताहांत में काम करने के लिए आ सकता हूं और अपना कर्ज चुका सकता हूं। जू नैनियन को इस प्रकार का चरित्र पसंद था, इसमें अधिकार की कोई भावना नहीं थी। उन्होंने उसे बिगाड़ा नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर, हमारे पास हमेशा स्टाफ की कमी रहती है। सप्ताहांत पर आकर मदद करना याद रखें। ठीक है। जू सिसी ने एक चमकदार मुस्कान के साथ जू नैनियन को विदा किया और फिर उसके हाथ में रखे $10 के नोट पर कई और चुंबन दिए। ओह, आखिरकार उसे धनवान होने का एहसास हुआ, पूरे $10, जो काफ़ी समय के लिए पर्याप्त थे। ये कभी दरिद्र रहे शू सिसी की खुशी थी। तारांकन। जिन्यू के जाने के अगले दिन जू नैनियन ने खुद को व्यस्त और संतुष्ट रखा। दूसरे दिन अचानक उसे एक पत्र याद आया जो उसे कुछ समय पहले मिला था। ये जू की आंख का एक विनती भरा पत्र था जिसमें भोजन की भीख मांगी गई थी। उफ, वह तो इसके बारे में पूरी तरह भूल गई थी। इसमें लगभग 1 सप्ताह की देरी हो गई थी और जू नैनियन को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। वह जल्दी से रसोई में गई और लियुएसू को फिर से बनाया, जो उन्हें आपूर्ति करने के समय के साथ मेल खाता था, और 1100 का उत्पादन किया। झाओपांग को 1000 रुपये देने के लिए दिए गए। चूंकि जू जिकियांग को दुकान का प्रबंधन करने के लिए दुकान में रहना था, इसलिए उन्होंने झाओपांग को ये काम सौंप दिया। खुशबू से प्रभावित होकर झाओपांग, जिसके मुंह में पानी भर आया था, ने पूछा, छोटे मालिक, आपने क्या बनाया है? इसकी खुशबू इतनी अच्छी क्यों है? झाओपांग हमेशा अच्छे खाने के लिए लालची रहता था, लेकिन शुक्र है कि वह अपने काम में मेहनती और निपुण था। उनके स्वादिष्ट व्यंजनों के प्रति रुझान को जानते हुए जू नैनियन ने 20 को तेल के कागज़ में पैक किया और उन्हें झाओपांग को दे दिया। इन्हें देने के बाद इन्हें दुकान पर ले जाएं और आंटी किन और शियाओरो के साथ साझा करें। ये सुनकर कि उसे केवल किनफैंग और चेन शियाओरो के साथ ही साझा करना था, झाओपांग का चेहरा उतर गया। छोटे मालिक, यह उचित नहीं है। तुमने मुझे चिढ़ाने के लिए उन्हें ले जाने दिया और मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ा। जू नैनियन से बात करना आसान था, उनमें बॉस वाली अकड़ नहीं थी, और झाओपांग को उनके साथ खुलकर बात करना और मजाक करना पसंद था। ये सुनकर जू नैनियन ने अपने होठों पर हल्की मुस्कान बिखेरी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बचाकर रखा था। मेरा मतलब था कि आप तीनों इसे आपस में बांट लें। आह, मुझे पता था, आप सबसे अच्छे हैं, छोटे बॉस। लेकिन मेरा एक सुझाव है। झाओपांग ने अपनी टोकरी कंधे पर रखी और उसके हाथ में अभी भी जू नैनियन द्वारा दिए गए तेल के कागज़ में लिपटे 20 लियुएसू थे। जू नैनियन ने एक भौं उठाए, उसकी सुंदर बादाम के आकार की आंखें चमक से चमक रही थीं। आगे बढ़ो, तुम्हारा सुझाव क्या है? भविष्य में मुझ पर इस तरह मुस्कुराना मत, ये बहुत विचलित करने वाला है, झाओपांग ने कहा और खुशी से भाग गया। जू नैनियन ने समाज की सती बातों पर असहाय होकर अपना सिर हिलाया। खैर, वह भी इसका हिस्सा थी। झाओपांग के जाने के बाद जू नैनियन ने बटर सॉस का एक और बैच बनाया क्योंकि दुकान की आपूर्ति फिर से कम हो रही थी। मक्खन सॉस बनाने के बाद और दुकान के लिए आवश्यक चीज़ों के अलावा जू नैनियन ने 2 छोटे जार भरे और उन्हें जू की आंख को इतने लंबे समय तक उसके अनुरोध की उपेक्षा करने के मुआवजे के रूप में भेजने का इरादा किया। जैसे ही उसने लियुएसू को पैक करना समाप्त किया, जू नैनियन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। अरे नहीं, लियुएसू इतने लंबे समय तक नहीं टिक सकता था, और मौसम इतना गर्म था और पैकेज की डिलीवरी इतनी धीमी थी। जब तक ये पहुंचा तब तक ये निश्चित रूप से खराब हो जाएगा। कुछ विचार के बाद जू नैनियन ने लियुएसू की जगह मूंग की दाल के केक का उपयोग करने का निर्णय लिया। एक बाल्टी में पानी भरकर वह जल्दी से मूंग की दाल की टिकिया बनाने के लिए निकल पड़ी। सौभाग्यवश जब भी वह सामग्री खरीदने जाती थी तो हमेशा कुछ अतिरिक्त चीजें खरीद लेती थी, जिनमें मूंग दाल भी शामिल थी। मूंग की टिकिया बनाना एक जटिल प्रक्रिया थी और चूंकि मूंग की टिकियों को भिगोने और अंकुरित होने का समय नहीं था, इसलिए शू नैनियन ने उन्हें बस पानी में उबाल दिया। लगभग 10 मिनट तक उबलने के बाद मूंग की दाल फूल गई और उसके छिलके फट गए। उसने उन्हें उठाया और अशुद्धियों को दूर करने तथा उन्हें ठंडा करने के लिए उन्हें धारा के पानी में डाल दिया। मूंग दाल में ज़्यादा अशुद्धियां नहीं थीं, केवल कुछ छोटे काले धब्बे थे जो सतह पर उभर आए थे। जू नैनियन ने अपने हाथों से फलियों को कुछ बार रगड़ा, जिससे उनके छिलके ढीले हो गए, जिससे उनके नीचे का पीला भाग दिखाई देने लगा, और फिर उन्हें एक बर्तन में पुनः भाप में पकाया। क्रीम की कमी के कारण जू नैनियन को स्वयं क्रीम बनानी पड़ी।
क्रीम बनाने की प्रक्रिया सरल थी। अंडे की सफ़ेदी को जर्दी से अलग करना, फिर सफ़ेदी को चीनी, एक बूंद सिरका और एक चुटकी नमक के साथ लगातार हिलाते हुए फेंटना। धीरे धीरे जब उसने फेंटते समय इसमें और चीनी मिलाई तो मिश्रण मलाईदार हो गया। जू नेनियन के हाथ बहुत तेज थे और उन्होंने कुछ ही समय में क्रीम बना ली। इसके बाद उन्होंने अंडे की जर्दी को अंडे और आटे के साथ मिलाया और लगातार हिलाते रहे जब तक कि यह एक फ्रॉस्टिंग जैसी बनावट न बन जाए, जिसे जू नेनियन ने भरने के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई। जब तक उसने खाना खत्म किया, मूंग दाल पूरी तरह पक चुकी थी। जू नेनियन ने जल्दी से फलियों को पीसकर बारीक पाउडर बना लिया, उन्हें ठंडा होने दिया, फिर ऊपर से क्रीम और शहद डालकर आटा गूंथ लिया। साधारण हरी फलियों के केक तैयार थे और जू नेनियन ने प्रत्येक केक को सावधानीपूर्वक क्रीम फ्रॉस्टिंग से भर दिया, जिसे उसने अंडे की जर्दी से बनाया था। उसने मिश्रण बनाते समय उसमें थोड़ा सा झरने का पानी भी मिलाया था। केक में इसे भरने से पहले उसने स्वाद के लिए इसमें एक चॉपस्टिक डुबोई। क्रीम गाढ़ी और चिकनी थी, मिठास का स्तर बिल्कुल सही था। जू नेनियन बेहद संतुष्ट थी। इसमें झरने का पानी मिलाने से क्रीम का स्वाद सुगंधित हो गया और चूंकि इसे गर्म नहीं किया गया था, इसलिए इसका स्वाद ठंडा और शीतल था। हरी बीन्स केक गर्मी से राहत दिलाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है और इस ठंडी क्रीम फ्रॉस्टिंग के साथ इनका स्वाद और भी बेहतर हो जाता है। हरी फलियों के केक खत्म करने के बाद जू नेनियन ने अपने परिवार को बाद में चखने के लिए कुछ केक छोड़ दिए। उसने स्वयं भी इसका स्वाद चखा। उसने जो हरी फलियों का केक बनाया था वह बहुत ही भुरा था। हल्का सा काटने पर नरम केक एक कोने से टूट गया। बनावट अच्छी थी और स्वाद नाजुक, सुगंधित और मुलायम था। हरी फलियों की सुगंध झरने के पानी की मिठास के साथ मिलकर एक ताज़ा मीठा स्वाद पैदा करती है। दोबारा काटने पर बीच में लगी फ्रॉस्टिंग मुंह में फिसल गई, ठंडी और चिकनी तथा असाधारण रूप से कुरकुरी और स्वादिष्ट। मिठास तीव्र थी लेकिन अत्यधिक नहीं, जो होठों और दांतों के माध्यम से फैल रही थी। यह इतना स्वादिष्ट था कि जू नेनियन खुशी से अपनी आंखें सिकुड़े बिना नहीं रह सकी। यह एक नई विधि थी जिसे उसने आजमाया था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि इसका स्वाद इतना अच्छा होगा, उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक। भीषण गर्मी के दौरान ऐसी ठंडी, सुगंधित और ताजगी देने वाली पेस्ट्री खाना गर्मी से राहत देने वाला अनुभव था। उसने मूलतः 50 हरी फलियों के केक बनाए थे तथा घर पर केवल 10 ही बचे थे। अब उसने अचानक 10 और निकाल लिए। इस डर से कि कहीं केक डाक में कुचल न जाएं, जू नेनियन ने उन्हें सावधानीपूर्वक पैक करने के लिए एक साफ लकड़ी का बक्सा ढूंढा। सब कुछ तैयार करने के बाद जू नेनियन बटर सॉस की 2 बोतलें और 30 हरी बीन केक लेकर उन्हें भेजने के लिए डाकघर की ओर दौड़ा। इन्हें भेजने के बाद जू नेनियन जल्दी से घर वापस आया, 5 हरी बीन केक लिए और ली किंगशुई के घर गया। बिना किसी देरी के उसने ली किंगशुई को चखने के लिए हरी फलियों के केक परोसे। ली किंगशुई की आंखें अविश्वास से चमक उठीं जब वह बार बार उनकी प्रशंसा कर रही थी। जाहिर है कि वह उन्हें भीषण गर्मी में लियुएसू की तुलना में अधिक बिक्री योग्य पा रही थी। ली किंगशुई ने जल्दी से बचे हुए हरे बीन केक को अपने मुंह में भरते हुए जू नेनियन के साथ ऑर्डर देने के विवरण पर चर्चा की। जू नेनियन ने उसे हर सप्ताह एक बार हरी फलियों के केक देने पर सहमति जताई, एक बार में 500, जिनकी कीमत लियुएसू के समान ही थी और वे उसी आकार के बने थे। ली किंगशुई बिना किसी हिचकिचाहट के भुगतान करने के लिए तैयार था। जू नेनियन ने उसे रोका। जल्दी मत करो, मेरे पास अभी कोई स्टॉक नहीं है। एक बार जब मैं इन्हें बना लूंगा और कोई इन्हें लेकर आएगा, तब आप मुझे भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, ली किंगशुई ने भी सीधे तौर पर सहमति जताई। जू नेनियन ने जो कुछ भी बनाया वह स्वर्गीय आनंद की तरह लग रहा था। खाना खत्म करने के बाद ली किंगशुई अभी भी अपने होठों को चाट रही थी, खुद को रोकने में असमर्थ थी। न्यानियन, तुम्हें ऐसे हाथ कैसे मिले? आप जो कुछ भी बनाते हैं वह इतना लुभावना क्यों होता है? जू नेनियन मुस्कुराए, जब तक सिस्टर किंगशुई को ये पसंद है तब तक यही मायने रखता है। टस्क, ये सिर्फ मुझे पसंद आने से कहीं अधिक है। कौन ऐसी स्वादिष्ट चीज़ को पसंद नहीं करेगा? अरे, आपने इन हरी बीन केक में वास्तव में क्या डाला है? वे बहुत ताजगी भरे, ठंडे और स्वादिष्ट हैं, अन्य हरी बीन केक से बिल्कुल अलग। जू नेनियन हंसे, यह एक रहस्य है। ली किंगशुई ने हंसते हुए आगे कोई दबाव नहीं डाला, ये प्रश्न केवल एक सामान्य पूछताछ थी। ली किंगशुई का दौरा करने के बाद जू नेनियन उपनगरों में 3 साझेदारी स्टोरों पर गए। पहले 4 लोग हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि डू कुई एक अच्छा साथी नहीं था, इसलिए जू नेनियन ने उनका सहयोग समाप्त करने का फैसला किया था। वह बहुत व्यस्त थी और अभी तक लियुएसू का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का कोई तरीका नहीं खोज पाई थी, इसलिए उसने साझेदारी के लिए नए स्टोरों की तलाश बंद कर दी। तीनों दुकानों के मालिकों ने जू नेनियन के हरे बीन केक का स्वाद चखने के बाद सर्वसम्मति से ऑर्डर देने का अनुरोध किया। जब से उन्होंने जू नेनियन की लियुएसू को बेचना शुरू किया, तब से उनका कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है और उनके मूल कारोबार को भी बढ़ावा मिल रहा है। समय उड़ गया और 3 दिन बीत गए। जू नेनियन दुकान पर वापस नहीं गई थी।
वह यूएसयू का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का तरीका ढूंढ रही थी। खाद्य प्रसंस्करण कारखाने में मूनकेक बनाने की मशीनें थीं। जू नैनियन ने परीक्षण के लिए एक मशीन मंगवाने की योजना बनाई, लेकिन चारों ओर पूछताछ करने पर पता चला कि नई मशीन की कीमत 3,800 से अधिक है और वह 2 पुराने मॉडल 3,800 में खरीद सकती थी। दुकान से हाल ही में हुई कमाई के साथ जू नैनियन के पास ठीक 4,000 रुपये थे। यदि उसने मशीनें खरीद लीं तो घर खरीदने के लिए उसकी बचत एक बार फिर खत्म हो जाएगी। खरीद के बाद उसके पास केवल 200 रुपये बचेंगे। एक औसत व्यक्ति के हाथों में 200 रुपये लंबे समय तक चल सकते हैं, लेकिन शू नैनियन के लिए यह अलग था। जैसे जैसे वेतन का दिन नज़दीक आ रहा था, उसे अपने श्रमिकों को वेतन देना था। दुकान को दैनिक सामग्री खरीदने के लिए भी नकदी की आवश्यकता थी, और 2 नई मशीनों के साथ जू नैनियन को अचानक महसूस हुआ कि वह फिर से दिवालिया हो गई है। जू जिचेंग भी अधिकाधिक खुश रहने लगा। कक्षा के दौरान वह शिक्षक की बात सुनने की पूरी कोशिश करता था, और यदि उसे बात समझ में नहीं आती थी तब भी वह ध्यानपूर्वक सुनता था। उन्होंने जो कुछ भी संभव था उसे ठीक वैसा ही लिख दिया। स्कूल के बाद वह अपने नोट्स शू नैनियन के पास ले जाता और उनसे उसे पढ़ाने के लिए कहता। जू नैनियन उसे पढ़ाने में बहुत धैर्यवान थे। वे जू जिचेंग के निजी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। अपने छोटे भाई को पढ़ाने के बाद शू नैनियन को पता चला कि शू जिचेंग विशेष रूप से बुद्धिमान था। वह किसी भी अक्षर या संख्या को सटीकता से याद कर लेता था जिसे वह उसे एक बार सिखाती थी। वह मेहनती भी थे। यदि वह उच्चारण को अक्षर से मेल कर पाते तो उसे बार बार लिखते रहते थे जब तक कि वह उससे परिचित न हो जाएं। जू नैनियन ने जू जिचेंग और जू जिकियांग दोनों को पढ़ाया था, और उसने पाया कि जू जिचेंग की तुलना में उसका बड़ा भाई जू जिकियांग ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उतना बुद्धिमान नहीं था। चूंकि जू जिकियांग के पास कोई आधार नहीं था, इसलिए जब भी वह जू जिचेंग को पढ़ाती तो जू नैनियन उसे भी पढ़ाती। चेन शियाओरो ने जूनियर हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए जब भी शू नैनियन व्यस्त होते थे चेन शियाओरो ही शू जिचेंग और शू जिकियांग को पढ़ाते थे। यान कुइहुआ को यह भी एहसास हुआ कि चेन शियाओरो की नज़र जिनयू पर नहीं बल्कि जू जिकियांग पर थी, और वह चेन शियाओरो के प्रति अधिक उत्साही नहीं हो सकती थी। जू न्यानियान ने खुद से हंसते हुए कहा। यान कुइहुआ की नज़र में उसके अपने बेटे में वास्तव में कुछ भी अच्छा नहीं था, और उसे डर था कि उसे कभी पत्नी नहीं मिलेगी। एक लड़की ने पहल की तो उसने तुरंत उसे अपने साथ जोड़ लिया। 2 मशीनें खरीदने के बाद जू नैनियन पूरी तरह से कंगाल हो गया था। अब कंगाल हो चुके जू नैनियन ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और आखिरी 200 रुपये का उपयोग करके ताज़ा सामग्री खरीदी और अगले दिन मदद करने के लिए तुरंत दुकान पर लौट आए। यान कुइहुआ दुकान तक गया, घर पर केवल जू दावेई को छोड़ गया, और एक छोटा तिब्बती मास्टिफ। अब जब व्यवसाय बेहतर होता जा रहा था तो झाओपांग बाहर के काम से थोड़ा अभिभूत हो गया था, और यान कुइहुआ की मदद सही समय पर मिली। जू नैनियन के मन में अगर यान कुइहुआ और जू दावेई निष्क्रिय रहना चाहते हैं तो वह खुशी से जीवन भर उनका समर्थन करेगी, लेकिन अगर वे अपने लिए कुछ करना चाहते थे तो जू नैनियन उन्हें नहीं रोकते थे। कभी कभी लोगों को व्यस्त रहने की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक खाली समय असुविधाजनक हो सकता है, विशेषकर यान कुइहुआ जैसे व्यक्ति के लिए जो ग्रामीण इलाकों में नियमित कृषि कार्य करने का आदी था। अचानक बेकार हो जाने से उसे बेकार महसूस होगा। जू नैनियन 1 सप्ताह से अधिक समय से दुकान से बाहर थे। इस दौरान दुकान में हर दिन मक्खन लगे नूडल्स बेचे जाते थे। इस स्थान से प्राप्त व्यंजनों, जिन्हें नदी के पानी से आशीर्वाद मिला था, तथा जू नैनियन की उत्तम पाककला कौशल के संयोजन ने मक्खन वाले नूडल्स को पूरे काउंटी में प्रसिद्ध बना दिया था, लगभग फटने की स्थिति में। हर दिन व्यापार असाधारण रूप से अच्छा था। वहां बहुत से ग्राहक वापस आ रहे थे, और भोजन के समय के अलावा भी बहुत से लोग आते रहे। भोजन का समय और भी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। पढ़ने में असमर्थ होने के कारण यान कुइहुआ स्वाभाविक रूप से ग्राहकों के ऑर्डर नहीं ले सकती थी, इसलिए ग्राहकों के खाने के बाद मेजों को साफ करने और उन्हें पहुंचने की जिम्मेदारी उसकी थी। भोजन के समय झाओपांग बहुत व्यस्त रहता था, खासकर जब उन्हें पता था कि जू नैनियन वापस आ गया है। जिन ग्राहकों ने पहले भी जू नैनियन के स्टफ फ्राई का आनंद लिया था, उन सभी ने उसे दोबारा खाने का अनुरोध किया। मेनू में स्टफ फ्राई जोड़ने से चीजें अविश्वसनीय रूप से व्यस्त हो गईं। न केवल झाओपांग अभिभूत था, लेकिन यान कुइहुआ, जो सिर्फ मेजों को साफ करने और पहुंचने के लिए जिम्मेदार थी, इतनी थक गई थी कि वह मुश्किल से अपनी पीठ सीधी कर पा रही थी। रसोई घर में जू नैनियन, जो तलने के लिए जिम्मेदार थी, चेन शियाओरो, जो सब्जियां और बर्तन धोती थी, और किन फैंग, जो नूडल कटोरे तैयार करती थी, इतने व्यस्त थे कि उनके हाथ कभी भी चलने से नहीं रुकते थे। दोपहर के भोजन के लिए भीड़ आमतौर पर दोपहर 12 बजे से शुरू होती थी, दोपहर 2 बजे तक। इसके बाद लगभग 3 घंटे का सन्नाटा छा गया और शाम 5 बजे तक वे एक और चरम अवधि में प्रवेश कर गए। एक व्यस्त दिन के बाद जू नैनियन के हाथ लगभग कांप रहे थे। सौभाग्यवश भोजन के व्यस्ततम समय के अलावा स्टफ फ्राई के लिए ज्यादा ग्राहक नहीं आए।
अधिकांश लोग मक्खन लगे नूडल्स के लिए आए। बॉस के रूप में जू नेनियन हमेशा सक्रिय नहीं रह सकते थे, अन्यथा श्रमिकों को काम पर रखने का क्या मतलब था। जब तक स्टर फ्राई के लिए ग्राहक न आ जाएं, वह आराम करती और कुछ नहीं करती। खाली समय का लाभ उठाते हुए वह जू जिकियांग को पढ़ना सिखाने के लिए काउंटर के पास एक स्टूल ले आई। व्यवसाय के बेहतर होते जाने के कारण शू नेनियन अब लेखांकन को अस्पष्ट नहीं रहने दे सकते थे। चीजें अभी भी अव्यवस्थित नहीं थीं, क्योंकि वह अकेली थी जो पैसों को संभाल रही थी, और इसलिए उसे गणना में इतना सटीक होने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वह हर समय पैसा इकट्ठा करने वाली अकेली व्यक्ति नहीं हो सकती थी। जिन्यू के साथ मुनाफे का आधा हिस्सा बांटने के अलावा उसे भविष्य में अपने छोटे भाइयों के लिए भी एक हिस्सा छोड़ना पड़ा। जब जू नेनियन गंभीरता से जू जिकियांग को पढ़ना सिखा रहे थे, तब यान कुई हुआ पैसों की देखभाल करने के लिए आ जाते थे। जब तक ये भोजन का चरम समय नहीं था, झाओपांग और अन्य 2 लोग आसानी से चीजों को संभाल सकते थे। ग्राहक तो बहुत थे, लेकिन वे एक साथ नहीं बल्कि एक ही समय में कई समूहों में आए। उदाहरण के लिए, जैसे ही ग्राहकों के एक समूह को भोजन या नूडल्स परोसा जाता, तो अगला समूह आना शुरू हो जाता। बीच में समय अंतराल होने से चीजें इतनी जल्दबाजी और अव्यवस्थित नहीं लगेंगी। जू जिकियांग अत्यंत गंभीर था। जिस सप्ताह शू नेनियन व्यस्त थे, चेन शियाओरोहू ने शू जिकियांग को लगभग हर रात पढ़ना सिखाया। यद्यपि उनकी स्मरण शक्ति जू जिचेंग जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उनका निरंतर प्रयास सराहनीय था। यदि कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करने को तैयार है, तो भले ही उसे सफलता न मिले, फिर भी उसे निश्चित रूप से फल मिलेगा। जू जिकियांग की उपलब्धि ये थी कि यद्यपि वह जू जिचेंग की तरह एक दिन में 30 या 40 अक्षर याद नहीं कर सकता था, फिर भी वह लगभग 20 अक्षर याद रख सकता था। समय के साथ लगातार प्रगति के साथ परिणाम काफ़ी अच्छे रहे। जू नेनियन और चेन शियाओरो ने जू जिकियांग को जो चरित्र सिखाए, वे ज़्यादातर वे थे जिन्हें वह दैनिक जीवन में अक्सर देखता या उपयोग करता था। सबसे पहले, उन अक्सर इस्तेमाल होने वाले अक्षरों को अच्छी तरह समझ लें। यान कुई हुआ एक तरफ खड़े होकर पैसे इकट्ठा कर रही थी और इतनी जोर से मुस्कुरा रही थी कि वह अपना मुंह भी मुश्किल से बंद कर पा रही थी। उसने बस देखने के लिए दराज खोली थी और वह नकदी से भरी हुई थी। अपनी बेटी की दुकान को इतना अच्छा चलते देख यान कुई हुआ का चेहरा खुशी से इतना भर गया कि उस पर मुस्कुराहटें आ गईं। जब मेहमान पैसे देकर चले गए, तो वह विशेष उत्साह से बोली, अपना ख्याल रखना, जल्दी ही फिर आना। इतना पैसा कमाने में सक्षम होने से यान कुई हुआ को लगा कि यह सब इसके लायक था, चाहे वह कितनी भी थकी हुई क्यों न हो। ये वह पैसा था जो उसकी बेटी ने कमाया था। बहुत सक्षम। वह हमेशा कहती थी कि उसकी प्यारी बेटियां किसी भी तरह बेटों से कम नहीं होती। कौन कहता है कि बेटी का पालन पोषण करना किसी और के लाभ के लिए पैसा बर्बाद करना है। उसकी बेटी सक्षम थी, सिर्फ सक्षम ही नहीं बल्कि पुत्रवत भी। क्या नेताओं ने भी नहीं कहा, महिलाएं आधा आकाश संभाले हुए हैं। उनकी बेटी उनके परिवार का पूरा आकाश थामे हुए थी। जू नेनियन जू जिकियांग को अक्षर पहचानना सिखा रही थी, और यान कुई हुआ को इतनी खुशी से हंसते हुए देखकर वह अपने होठों को एक मनोरंजक मुस्कान में बदलने से खुद को नहीं रोक सकी। दोपहर के भोजन में 3 सदस्यों वाले परिवार के साथ 3 अन्य कर्मचारियों ने स्टोव में तले हुए व्यंजन खाए। इस बार जू नेनियन ने खुद खाना पकाया, जिससे चेन शियाओरो को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसे सांस लेने देना ही उचित था। नेनियन का खाना स्वादिष्ट था, धारा के पानी की मदद से यह और भी अधिक स्वादिष्ट हो गया। चाहे वह यान कुई हुआ और जू जिकियांग हो या झाओपांग और अन्य 2 कर्मचारी, उनमें से कोई भी पहली बार नेनियन का खाना नहीं खा रहा था। फिर भी हर बार जब वे इसे खाते थे, तब भी वे इसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाते थे। झाओपांग ने खाने के बाद अपना मुंह पोंछा, छोटे मालिक, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है। मैं सचमुच चाहता हूं कि मैं तुम्हारे खाना पकाने के बर्तन में रह सकूं। जू नेनियन हंसे, मत करो, कृपया मत करो। अगर तुम मर गए तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। बेहतर होगा कि आप जीते रहें और मोटे होते रहें। यान कुई हुआ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल। व्यवसाय चलाते समय आप मृत्यु के बारे में बात करके उसे अशुभ नहीं बना सकते। इसके अलावा तुम इतने मोटे हो कि मेरा खाना पकाने का बर्तन तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। यान कुई हुआ की टिप्पणी से सभी लोग एक साथ हंसने और रोने लगे। यान कुई हुआ को कोई आपत्ति नहीं थी। वह शू नेनियन के कटोरे में और व्यंजन डालती रही, और नेनियन के बाद उसने चेन शियाओरो को भी परोसा। वह चिल्लाई, तुम दोनों युवतियों को अधिक खाना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए, इस तरह तुम बेहतर दिखती हो। चेन शियाओरो के प्रति यान कुई हुआ के रवैये ने जू जिकियांग को विशेष रूप से आश्चर्यचकित कर दिया। उस क्षण का फायदा उठाते हुए जब यान कुई हुआ नहीं देख रहा था, वह जू नेनियन के करीब झुका और फुसफुसाया, बहन, क्या आपको लगता है कि माँ चेन शियाओरो के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छी हो रही हैं? उसके साथ क्या हो रहा है? सही। जू नेनियन मन ही मन हंस पड़ी, ये सोचकर कि उसके मूर्ख भाई को अंततः यह एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है।
उसकी माँ उसके लिए एक बहू ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जू नेनियन ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए पूछा, सच में? मैं तो यह नहीं देख पा रहा, क्या आप देख पा रहे हैं? जू जिकियांग ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, माँ चेन शियाओरू के साथ अच्छा व्यवहार करती है, बस तुमसे थोड़ा ही बुरा। जू नेनियन ने खांसते हुए बताया, हो सकता है कि चेन शियाओरू को माँ से अच्छी बनती हो। क्या ऐसा है? जू जिकियांग को कुछ संदेह हुआ। माँ कोई शरारत तो नहीं कर रही है ना? ऐसा नहीं था कि जू जिकियांग यान कुइहुआ पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी, बात सिर्फ इतनी थी कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले लोग बहुत कम थे। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो खाना खाते हैं। जू नेनियन ने जल्दी से मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे जू जिकियांग के कटोरे में डाल दिया। लो कुछ खा लो। ये देखकर जू जिकियांग ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। जू नेनियन ने भी राहत की सांस ली। उसकी मां सचमुच कुछ शरारत करने की फिराक में थी, लेकिन जू नेनियन ने इसे नियंत्रण में रखा था। उसे इस बात का अंदाजा था कि चेन शियाओरो क्या सोच रहा है, लेकिन वह अपने भाई की भावनाओं के बारे में पूरी तरह से अनजान थी। प्यार किसी और का काम था। चूंकि चेन शियाओरो ने यह स्पष्ट नहीं किया था, तो उसे अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? जब बात दिल के मामलों की आती थी तो सीधे तौर पर शामिल लोगों के अलावा दूसरों का उसमें दखल देना हमेशा अनुचित होता था। चीजें किस प्रकार विकसित होंगी, ये संबंधित व्यक्तियों पर निर्भर होना चाहिए। यदि वह अपनी मां को रोक कर नहीं रखती, तो यान कुइहुआ ने पहले ही जू जिकियांग के लिए चेन शियाओरो को अपना बनाने का फैसला कर लिया होता। वह प्राकृतिक आनंद को प्राथमिकता देते थे और यदि उन्हें यह पसंद नहीं आता था, तो जू नेनियन उनके इनकार करने के निर्णय का समर्थन करते थे। जू नेनियन ने यान कुइहुआ के साथ तर्क करने की बहुत कोशिश की, ऐसे मामलों के पक्ष और विपक्ष का विश्लेषण किया, ताकि यान कुइहुआ उन्हें सीधे तौर पर सामने लाने की हिम्मत न कर सके। यान कुइहुआ अभी भी पक्षपाती थी, उसकी पसंदीदा उसकी प्रिय खजाना जू नेनियन थी। लेकिन चूंकि जू नेनियन तीनों जू भाइयों के प्रति अधिक अच्छा व्यवहार करने लगा था, इसलिए यान कुइहुआ का रवैया भी धीरे धीरे बदलने लगा। उसने स्वयं इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जू नेनियन और जू भाई इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। यद्यपि यान कुइहुआ अपने तीनों बेटों के साथ कठोर व्यवहार करती थी, फिर भी वे उसके शरीर के ही मांस और रक्त थे, और निस्संदेह वह उनकी भलाई की आशा करती थी। अन्यथा यान कुइहुआ को चेन शियाओरो की इतनी परवाह नहीं होती। जिनयू ने कहा था कि वह 3 या 4 दिन के लिए जा रहा है, और यह ठीक उतना ही लंबा समय निकला। वह चौथे दिन लौट आया। जब वह वापस आया तो वह यात्रा से थका हुआ था और चोरों की तरह दीवारें फांदकर शू नेनियन के कमरे में पहुंचा था। उसने शू नेनियन से एक चुंबन चुराया, फिर तेजी से वापस बाहर चढ़ गया और अगली सुबह शू नेनियन के घर के सामने के दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसने दरवाजा खटखटाने के लिए अपना हाथ उठाया। जू जिकियांग उसे खोलने के लिए गया और फिर जिन यू ने उचित प्रवेश किया, लिविंग रूम में दावेई के साथ इत्मीनान से बातें करते हुए, जू न्यानियन के जागने का इंतजार करते हुए। जिन यू ने सभी दिशाओं में ध्यानपूर्वक सुना। दावेई से बात करते समय जू नैनियन के कमरे से आने वाली किसी भी आवाज पर हमेशा ध्यान रखा। पैरों की आहट सुनकर जिन यू एक क्षण के लिए अचानक तनाव में आ गया, उसके हाथ घुटनों पर टिक गए और उसकी मुठ्ठियां भींच गई। जैसे ही दरवाजा खुला, जिनयू की निगाहें उत्सुकता से उस पर टिक गईं। दरवाजा खुला और उनकी नज़रें मिलीं। जू नैनियन लिविंग रूम में आई। उन्होंने एक सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी जिसकी कमर उनके पतले शरीर को उभार रही थी। कुछ दिनों तक उसे न देखने के बाद जिनयू को उसकी अधिक से अधिक याद आने लगी। वह और भी अधिक सुंदर और मनमोहक लगने लगी। उसकी चमकदार खुबानी जैसी आंखें स्पष्ट और अलग थीं, और उसने अविश्वास में अपनी आंखें रगड़ीं, उन्हें बड़ा चढ़ाकर बड़ा किया। जिनयू, तुम्हें कब वापस मिला? जिनयू ने अपनी नज़रें हटा लीं और संयमित होकर जवाब दिया, मैं कल रात वापस आया था। ये कहने के बाद उसने गहरे अर्थ के साथ उसकी ओर देखा। उसकी गहरी आंखें समुद्र की तरह गहरी थीं, घूमती हुई लहरें उसे घेर रही थीं। उसकी आंखों में एक नज़र डालते ही जू नैनियन ने तुरंत अपने दिल की धड़कन पर नियंत्रण खो दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में एक गहरा और रहस्यमय भंवर था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। नाश्ते के बाद जू नैनियन को यान कुइहुआ ने बाहर भेज दिया और उसे कहा कि वह जिनयू को टहलने के लिए ले जाए और दुकान पर वापस न जाए। उसके बिना दुकान पर केवल नूडल्स ही बिक सकते थे, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। जू नैनियन को यान कुइहुआ के कार्यों के पीछे का इरादा पता था और उसे यह परेशान करने वाला और मनोरंजक दोनों लगा। अपने रिश्ते की पुष्टि और फिर अलग होने के बाद यह उनका पहला पुनर्मिलन था। हालांकि वह केवल कुछ दिनों के लिए ही दूर गया था, फिर भी जू नैनियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह लंबे समय से दूर था। या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह हाल ही में बहुत व्यस्त थी, इतनी व्यस्त कि वह लगभग उसके बारे में भूल ही गई थी। उसके अचानक प्रकट होने से उसे ऐसा लगा जैसे यह एक और जीवन है। वे दोनों नानशुई रोड पर आराम से टहल रहे थे, गलियों से धीरे धीरे चल रहे थे। जिनयू ने कुछ नहीं कहा और जू नैनियन को नहीं पता था कि क्या कहना है।
ऐसा प्रतीत होता है कि दो लोग जो शुरू में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, कुछ दिनों तक अलग रहने के बाद एक दूसरे से अलग हो गए। कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए उनके हाथ कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाते थे। दोनों ने अपने मार्ग पर ध्यान न देते हुए अंततः एक दूसरे को मृत अंत की ओर ले गए। सड़क अवरुद्ध थी और गली के अंत में एक दीवार थी। जू नैनियन ने अपने होंठ भींचे। जिनयू, अब कोई रास्ता नहीं है। जिनयू ने संक्षेप में ऊपर देखा। हाँ, मुझे पता है। तो क्या हम चलना जारी रखेंगे या नहीं? अपना सिर खुजलाते हुए जिनयू का लंबा शरीर थोड़ा नीचे झुक गया। क्या तुम्हें मेरी याद आई? जू नैनियन ने पलकें झपकाईं और ईमानदारी से कहा, ऐसा नहीं लगता। मैं इन दिनों बहुत व्यस्त रहा हूँ, तुम्हारे बारे में सोचने का समय नहीं मिला। अच्छा माहौल जू नैनियन द्वारा नष्ट कर दिया गया था और जिनयू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके उत्साह पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। एल्डर जिन का दिल बहुत टूट गया। मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, जिनयू ने हार मानते हुए कहा, और उसने जू नैनियन के कान से बालों का एक गुच्छा उठाया और उसे पीछे कर दिया। जो कार्य एक कोमल भाव होना चाहिए था, वह जिनयू ने बहुत कम कोमलता से, यहाँ तक कि कुछ कठोरता से किया। नर्म रहो। क्या तुम मेरे बाल नोचने की कोशिश कर रहे हो? जू नैनियन ने मुस्कुराते हुए पूछा। उनके बीच शर्मीली अजीबता अभी भी तैर रही थी। उसके बाल ठीक करने के बाद जिनयू को समझ नहीं आया कि वह अपने हाथ कहाँ रखे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए जिनयू ने असहजता से अपने बालों को रगड़ा। क्या करे, वह बहुत आकर्षक थी। वह उसे घर में छिपाना चाहता था। कुछ दिन पहले जब उन्होंने अपने रिश्ते की पुष्टि की थी, तब वह काफी सक्रिय था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह उसे डराने के डर से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इससे जिनयू चिंतित और चिढ़ गया। फिर भी वह इस बेचैनी को दबा नहीं सका। उसकी गहरी आंखें खून जैसी जलन से भर गईं। उसने झुंझलाहट के साथ पूछा, क्या हम कुछ करें? जू नैनियन ने उसे कई बार अपने बाल रगड़ते हुए देखा। वह बहुत अधीर लग रहा था। उसके अचानक पूछे गए प्रश्न से जू नैनियन हैरान रह गई और वह उसे घूरने लगी। उसकी स्पष्ट आंखें मासूमियत और भ्रम से भरी हुई थीं। तुम क्या करना चाहते हो? उसने पलकें झपकाते हुए पूछा। जिनयू ने मन ही मन शाप दिया और अपना हाथ उठाकर जू नैनियन की आंखों को ढक दिया। मुझे ऐसे मत देखो। जू नैनियन, मैं तुम्हें कैसे देख रहा हूँ? जिनयू ने संघर्ष करते हुए कहा, तुम मुझे देखते हो और मैं अभिभूत महसूस करता हूँ। लगभग तुरंत ही उसे इसका कारण समझ आ गया। अपनी कही हुई बातों को जोड़ते हुए जू नैनियन कुछ हद तक घबरा गया। अरे, खिलवाड़ मत करो। जू नैनियन वास्तव में चिंतित थी कि वह अपने आवेगों के कारण खुलेआम कुछ अनुचित कर बैठेगा, और उसने उसका हाथ अपनी आंखों से हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। जिनयू ने संघर्ष नहीं किया। उसने अपनी खींचतान के बल पर उसे छोड़ दिया। चिंता मत करो, मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करूंगी। उसे अपने आवेगों को नियंत्रित करने का प्रयास करना पड़ा, जबकि वह अनजाने में अपना आकर्षण प्रकट कर रही थी। वह इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ था कि उसने उसे कितना प्रभावित किया है। जू नैनियन ने जिनयू की ओर देखा। तो तुमने जो अभी कहा कि तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो, वह सिर्फ मेरी आंखों को ढकना था। जिनयू को लगा कि जू नैनियन उसकी डरपोकता का मजाक उड़ा रहा है। उसके कान के सिरे लाल हो गए। एल्डर जिन एक ऐसे व्यक्ति थे जो चेहरे की परवाह करते थे। अपनी पत्नी द्वारा उपहास किए जाने पर उसे स्थिति को संभालना पड़ा तथा स्वयं से वादा किया कि बाद में उसे इसका पछतावा होगा। यदि जू नैनियन को पता चल जाता कि वह क्या सोच रहा है, तो वह चिल्ला उठती। उसके आश्चर्य का कारण यह था कि वह आमतौर पर एक बदमाश था, इसलिए अचानक उसे इधर उधर छूना उसे नया लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक पीछे हट जाएगा। उसने उसे एक सहज नज़र से देखा। क्या तुम अभी भी जिनयू हो? उसकी आवाज़ कोमल और मधुर थी। स्पेटियल स्प्रिंग वाटर पीने के बाद से जू नैनियन की आवाज़ ऐसी हो गई थी, लेकिन आमतौर पर वह इसे नियंत्रित करती थी, इसे कुछ हद तक दबाने की कोशिश करती थी। ये केवल तभी होता था जब जिनयू उसके साथ अकेला होता था कि वह उसे नियंत्रित करना भूल जाती थी। जिनयू ने बेचैनी में अपनी जीभ चटकाए। इस लड़की का क्या मतलब था? क्या वह हिम्मतवर हो गई थी? वह बेचैनी से लगभग मर रहा था और वह अभी भी उसी आवाज में बोल रही थी। ये पूछने पर कि क्या वह अभी भी जिनयू है, क्या उसे यह साबित करने की जरूरत है? जू नैनियन ने अपना सिर झुकाया। उसकी मुस्कान खिल उठी। तब मुझे पता नहीं चलता। सभी मनुष्य एक जैसे हैं। वह ये कहना चाहती थी कि सभी पुरुष एक जैसा सोचते हैं, और यदि उसके मन में कुछ अन्य विचार भी हों, तो उसे दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। वह उन्हें सीधे तौर पर दिखा सकता है। हालांकि उसकी आवाज़ सुनकर जिनयू की भौहें तन गईं। उसे यह बात इतनी अजीब क्यों लगी? वह बहुत अनुभवी लग रही थी। जिनयू ने बेवजह लियू वैंडोन के बारे में सोचा। क्या उस कमीने के मन में भी उसके बारे में ऐसे विचार आ सकते हैं? ठीक है, उसकी लड़की इतनी सुंदर थी, कौन आदमी उसे देखकर विचार नहीं करेगा? लेकिन जैसे ही जिनयू ने यह सोचा, क्रोध भड़क उठा और उसके सिर पर चढ़ गया। लियू वैंडोन के प्रति उनका गुस्सा अचानक फूट पड़ा। आप वास्तव में बहुत से पुरुषों को जानते हैं। ये बयान आक्रोश से भरा था। जू नैनियन ने तुरंत अपनी भौहें उठाईं। तुम्हारा क्या मतलब है?
उसका स्वर बदल गया और जिनयू तुरंत वास्तविकता में वापस आ गया। यह महसूस करते हुए कि उसने अपना गुस्सा उस पर उतार दिया है, उसने धीरे से माफ़ी मांगी, माफ़ करना। वह जानता था कि उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। आखिरकार उसके और लियू वैंडोंग के बीच जो कुछ भी हुआ था वह उसके साथ रहने से पहले हुआ था और वह इसे उसके खिलाफ नहीं रख सकता था। वह इस बात पर क्रोधित हो जाती, लेकिन उसके दिल में खटास लगातार उबलती रही। ये सोचकर कि उसने लियू वैंडोंग के साथ ऐसे अंतरंग इशारे या उससे भी अधिक अंतरंग क्रियाएं साझा की होंगी, जिनयू को असहनीय रूप से दुख महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर घूंसा मारा हो। ये दर्दनाक तो नहीं था, लेकिन बहुत घुटन भरा था। जिनयू ने जू नैनियन के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, शायद इसलिए कि वह उसके सामने दिखावा नहीं करना चाहता था। जू नैनियन ने आसानी से उसकी नाखुशी को भांप लिया। तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? उसने चिंता से पूछा। यद्यपि जिनयू के प्रति उसकी भावनाएं इतनी गहरी नहीं थीं, फिर भी वह उसे पसंद करती थी। चूंकि उसने उसके साथ डेटिंग करने का फैसला किया था, इसलिए जू नैनियन न केवल उसके योगदान का आनंद लेती थी, बल्कि वह स्वाभाविक रूप से उसकी भावनाओं का भी ध्यान रखती थी। उसकी पीठ पर हल्के से थपथपाते हुए जिनयू ने उसे जाने दिया, ये कुछ भी नहीं है। जिनयू ने खुद से कहा कि लियू वैंडोंग इतिहास बन चुका है और वह हमेशा इतना तुच्छ नहीं रह सकता। जू नैनियन को अनुमान लगाने वाले खेल नापसंद थे। चूंकि उन्होंने डेट करने का फैसला कर लिया था, इसलिए किसी भी विषय पर खुलकर बात करना बेहतर था। जिनयू के मन में स्पष्टतः कुछ चल रहा था। चलो वापस चलते हैं, जिनयू ने कहा। उसकी गहरी आंखें स्पष्ट रूप से पहले जैसी उत्साही नहीं थीं। जू नैनियन ने सीधे उसके पीछे दीवार पर अपना हाथ रख दिया और उसे दीवार से सटा दिया। रुको, तुमने अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। उनके द्वारा कही गई इस बात में प्रभुत्व की भावना का अभाव था, बल्कि यह एक आमंत्रण की तरह लग रहा था। क्योंकि वह उससे लगभग एक सिर लंबा था और फिर भी दीवार तक पहुंचने के लिए उसे अपना हाथ उसके कंधे से ऊपर तक बढ़ाना पड़ा, ये काफी प्रयास जैसा लग रहा था। जू नैनियन केवल जिनयू को रोकना चाहती थी, उसे दीवार के सहारे दबाना उसके मस्तिष्क से अचानक आया एक आवेग जैसा लग रहा था। उसकी आंखें घूम गईं। जू नैनियन ने अपनी बेचैनी को छुपाया और उससे पूछा, वापस जाने से पहले तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है? अचानक इतना उदास हो जाना, क्या बात है? कोई तो कारण होगा, है न? अपने प्रिय द्वारा इस तरह से नियंत्रित किया गया कोई भी व्यक्ति शायद ही उदासीन रह सकेगा। जिनयू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी निगाहें और अधिक खतरनाक हो गईं। उसकी बढ़ती हुई गहरी निगाहों का सामना करते हुए जू नैनियन ने खांसते हुए उसे याद दिलाया, प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको कोई भी अनुचित व्यवहार करने की अनुमति नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। उसने बस उसे उठा लिया। अचानक उसकी बाहों में उठा लिए जाने पर जू नैनियन अचंभित रह गया। उसके गाल लाल हो गए, लेकिन वह बात को नहीं भूली। आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है? जो गलत था वह था ईर्ष्या, जलन। लेकिन ये स्पष्ट रूप से यह कहने का सही समय नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि वह नाराज हो जाएगी। उसे लगेगा कि वह उसके बारे में निर्णयात्मक या तिरस्कारपूर्ण व्यवहार कर रहा है, इसलिए वह केवल क्षमा याचना ही कर सका। सच तो यह है कि वह ईर्ष्या के दानव से ग्रस्त था। जिनयू ने कभी नहीं सोचा था कि किसी के प्यार में पड़ना इस तरह महसूस होगा। वह स्वार्थवश उसे अपने लिए पाना चाहता है। वह चाहता है कि वह केवल उसकी हो। वह चाहती थी कि वह केवल उसे ही देख सके, एक पुरुष को अपनी आंखों में। उसे ये भी समझ नहीं आया कि डेटिंग के बाद वह अचानक इतना तुच्छ व्यक्ति कैसे बन गया, हर चीज को लेकर इतना परेशान रहने लगा। उसका स्वर कुछ अधीर लग रहा था, लेकिन जिनयू बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रश्न का उत्तर कैसे दे। जू नैनियन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम मेरे लिए अधीर हो रहे हो? जिनयू को आश्चर्य हुआ और उसने जल्दी से समझाया, नहीं, मैं कसम खाता हूं, मैं आपके साथ कैसे अधीर हो सकता हूं? उसके पास उसे प्यार करने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं था। तो फिर मुझे बताओ कि वास्तव में अभी क्या चल रहा था। यह मत कहो कि कुछ नहीं है, तुम्हारे दिमाग में स्पष्ट रूप से कुछ चल रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूं? हमारे किस करने के बाद तुम बहुत उदास चेहरा बना रहे हो। जू नैनियन कुछ मामलों में विशेष रूप से जिद्दी हो सकता है। इसके अलावा वह प्रेमियों के बीच बाधाएं या दुर्भावनाएं पसंद नहीं करती थी। यदि उसे कोई दुख है तो उसे कह देना चाहिए। यदि यह उसकी समस्या है तो वह बदल जाएगी, यदि नहीं तो कम से कम उन्हें इसके बारे में बात करनी चाहिए। बिना संवाद के और केवल औपचारिक प्रतिक्रिया देने से अंततः एक दिन यह विस्फोट हो जाएगा। वह समस्याओं को शुरू में ही खत्म करना पसंद करती थी। क्या तुम सचमुच इसे सुनना चाहते हो? जू नैनियन के आग्रह ने जिनयू को भी झिझकाया। अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हें गुस्सा करने की इजाजत नहीं है। मैं वादा करता हूं, जू नैनियन ने कहा, जो भी गुस्सा करेगा वह कुत्ता होगा। ये सुनकर जिनयू के दिल में छाई उदासी में अंततः प्रकाश की एक झलक दिखाई दी। क्या आप मुझे लियू वैंडोंग के साथ अपने रिश्ते के बारे में बता सकते हैं? जिनयू ने शुरुआत में मुख्य प्रश्न सीधे तौर पर नहीं पूछा, ये सोचकर कि बात को थोड़ा नरम कर दिया जाए।
जू नैनियन बहुत चतुर थी, उसने उसे लियू वैंडोंग का जिक्र करते सुना और इसे चुंबन के बाद उसके अचानक खराब मूड से जोड़ते हुए तुरंत समस्या के मूल का अनुमान लगा लिया। क्या आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या मैंने कभी लियू वैंडोंग को चूमा है? जिन्यू आश्चर्यचकित रह गया। वह सीधे मुद्दे पर आ गई, जिससे वह क्षण भर के लिए अवाक रह गया। क्या वह इतना स्पष्ट था? जिन्यू का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसे लगा कि एक वयस्क व्यक्ति होने के नाते ये सवाल पूछना उसके लिए बहुत नीचा है। अतीत के बारे में चिंतित रहना ये किसी पुरुष का व्यवहार नहीं था। वह धीरे धीरे इस मुद्दे को उठाना चाहता था, धीरे धीरे सवाल उठाना चाहता था ताकि यह अचानक न लगे, और इस बात पर भी जोर देना चाहता था कि वह उसके अतीत पर आपत्ति नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ ईर्ष्या कर रहा था। उसके स्पष्ट बयान से जिन्यू की लय पूरी तरह से बिगड़ गई। उसकी आंखों के सामने जो सब कुछ देख रही थी, जिन्यू घबरा गया। उसने अधीरता से कहा, मैं उसके साथ तुम्हारे अतीत पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं, ये बस जिज्ञासा। काफी संघर्ष के बाद भी वह अपने आप को ईर्ष्यालु शब्द कहने के लिए तैयार नहीं कर सका। जू नैनियन ने शांति से उसकी बकवास सुनी। क्या वह सिर्फ ईर्ष्यालु नहीं था? बहाने बनाने की क्या बात थी? क्या वह ये नहीं जानता था कि एक महिला ये जानकर प्रसन्न होगी कि उसका पति उससे ईर्ष्या कर रहा है? तो तुम बस उत्सुक हो, है ना? जू नैनियन हंसी, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने स्नेहपूर्ण दिखने का प्रयास किया, अपना सिर थोड़ा झुकाया। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बता सकती, लियू वैंडोंग और मैं। जिन्यू की भौहें ऊपर उठ गईं, उसकी सुंदर भौहें अभिमानी और बेजोड़ थीं, फिर भी उसकी चिंता प्रकट कर रही थीं। जू नैनियन खांसते हुए कहानी गढ़ते हुए बोले, हमने हाथ पकड़े, हमने चुंबन किया। जिन्यू ने अपनी मुठियां भींच लीं, लेकिन हठपूर्वक अपना चेहरा सीधा रखा, ये दिखावा करते हुए कि उसे उसके अतीत की परवाह नहीं है। अपनी आंख के कोने से जू नैनियन ने इस भाव को पकड़ लिया, हंसी को रोकने के लिए संघर्ष किया और पुरानी यादों का नाटक करना जारी रखा। एक बार की बात है, हम स्कूल के पीछे पहाड़ी पर थे, मैंने स्कर्ट पहनी हुई थी और वह। बस, जिन्यू अचानक चिल्लाया, उसके माथे पर नसें उभर आईं। जू नैनियन ने अपना सिर झुकाया, उलझन में पलकें झपकाईं। क्या हुआ? क्या आप ही वह व्यक्ति नहीं थे जो उत्सुक थे? उसके चेहरे पर थोड़ी पीड़ा थी। क्या तुम्हें मेरे अतीत से कोई परेशानी है? जिन्यू, जो एक क्षण पहले ईर्ष्या से भरा हुआ था, जू नैनियन की दुखी निगाहों के बीच तुरंत होश में आ गया और उसका सारा क्रोध गायब हो गया। मुझे नहीं लगता, जिन्यू ने रूखेपन से कहा। वह आपत्ति नहीं कर रहा था, वह परवाह कर रहा था। केवल एक शब्द के अंतर से अर्थ में बहुत अंतर। गलत महसूस मत करो, मैं अब और नहीं पूछूंगा, जिन्यू ने रूखेपन से कहा, जू नैनियन को दिलासा देते हुए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, प्रिय, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। उसकी कर्कश आवाज सुनकर जू नैनियन को अचानक दोषी महसूस हुआ। उसने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल दीं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। लियू वैंडोंग और मेरे बीच कभी कुछ नहीं हुआ, हमने कभी हाथ भी नहीं पकड़े, हमने कभी डेट नहीं की। उसकी कोमल मखमली आवाज स्वर्ग की ध्वनि की तरह जिन्यू के दिल में प्रवेश कर गई और तुरंत वसंत की तरह खिल उठी। जिन्यू की भावनाएं रोलर कोस्टर की तरह उछलने लगी। एक सेकंड में वह गहराई से नीचे गिरी और अगले ही पल खुशी से चिल्लाने लगी। सचमुच, जब उसने जू नैनियन को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी, उसकी काली पुतलियां सितारों की तरह चमक रही थीं। फिर, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो, उसने भौहें चढ़ाईं। तुम्हारे हाथ पर लिखे शब्द के बारे में क्या? जू नैनियन रुक गई, वह वास्तव में यह नहीं समझा सकी। वह यथासंभव चतुराई से केवल इतना ही कह सकी, यह महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दा यह है कि मैं अब तुम्हें पसंद करती हूँ, और यदि तुम्हारे पास मेरे हाथ से निशान हटाने का कोई तरीका है तो मैं निश्चित रूप से सक्रिय रूप से सहयोग करूंगी। वह बीच में रुकी और जिन्यू ने इसे महसूस किया। उसका उछलता हुआ दिल थोड़ा डूब गया, लेकिन जब उसने सुना कि वह अब उसे पसंद करती है तो उसका बेचैन दिल तुरंत उछल पड़ा और आसमान की ओर बढ़ गया। जिन्यू बहुत खुश था, उसके मुस्कुराते हुए होंठ लगभग उसके कानों के पीछे तक पहुंच रहे थे। जू नैनियन ने मुस्कुराते हुए कहा, उनका स्वर नर्म था, तो भविष्य में यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप मुझसे सीधे पूछ सकते हैं, इसे अपने तक न रखें, मैं गुस्सा नहीं होऊंगी। ठीक है। जिन्यू पहले से ही उसके द्वारा पसंद किए जाने से मंत्रमुग्ध हो चुका था। दुकान में मदद करने वाले बहुत से लोग थे, इसलिए जिन्यू को मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह काउंटर के पास खड़ा होकर लोगों की लगातार आती जाती भीड़ को देख रहा था। शू नैनियन के एक वाक्य ने उसे अत्यधिक प्रसन्न कर दिया था, उसका अच्छा मूड अब तक कायम है। इसलिए दुकान से गुजरने वाले ग्राहकों को काउंटर पर एक बेहद खूबसूरत आदमी दिखाई देता था, जो पूरे दिन एक अजीब सी मुस्कान के साथ खड़ा रहता था। एक ग्राहक जिसने जिन्यू को पहले कभी नहीं देखा था, उसने दुकान से निकलने के बाद अपने दोस्त से कहा, अरे, क्या तुमने काउंटर के पास उस आदमी को देखा? आह, वह इतना सुंदर है कि यह शर्म की बात है कि वह मूर्ख है। स्वाभाविक रूप से जिन्यू इस टिप्पणी से अनजान था।
अगर उसे पता भी होता तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती, वह मूर्ख बनने में खुश था। हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी प्रेम प्रतिद्वंद्वी इतनी जल्दी आ जाएगी। लियू वेंडोंग ने दस्तक दी। जू नेनियन के स्टोर के प्रवेश द्वार पर झिझकने के बाद उसने अंततः उससे बात करने के लिए अंदर जाने का फैसला किया। जब उसने उसकी बांह पर टैटू देखा, उसके मंगेतर के बारे में जाना, तो वह निराश और दुखी हो गया। अंत में उसने खुद से कहा कि उसकी हालत ठीक है और अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उसे हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ उसका अपना एक तरफा प्यार था। एक दिन पहले तक उसने उस शब्द को उसकी त्वचा पर अंकित नहीं देखा था। पता चला कि वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके मन में भावनाएं थीं। घर पर रहते हुए वह झिझक रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उससे मिलना चाहिए या नहीं। आखिरकार उसका पहले से ही एक मंगेतर था, लेकिन अंततः वह अपने मोह का विरोध नहीं कर सका। इतने दिनों के विचार विमर्श के बाद भी वह आया। वह जू नेनियन से जवाब पूछना चाहता था, ये जानने के लिए कि क्या उसके दिल में अभी भी उसके लिए जगह है। किसी भी कलंक की परवाह किए बिना वह उसके साथ रहना चाहता था। ये बात ध्यान में रखते हुए लियू वैंडोंग स्टोर में दाखिल हुए। जू जिकियांग ने लियू वैंडोंग को प्रवेश करते देखा और सहज रूप से जिनयू की ओर देखा, जिसने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, इसलिए जू जिकियांग ने कुछ नहीं कहा। जिनयू को प्रवेश द्वार पर खड़ा देखकर लियू वैंडोंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। जिनयू के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई, उसकी गहरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। बिना कुछ किए बस वहीं खड़े रहकर उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और तुरंत ही उसमें से एक ठंडक फैल गई। यह ऐसा आदमी था जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। उसकी तीखी निगाहों में फंसकर लियू वैंडोंग को ऐसा लगा जैसे वह किसी बेहद खतरनाक जीव के शिकारगाह में भटक गया हो। उसकी खोपड़ी बेचैनी से झुंझुनी कर रही थी। वह इस आदमी से अपने प्रति उत्पन्न शत्रुता को महसूस कर सकता था। लियू वैंडोंग को पता था कि वह जो कर रहा था वह सही नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी बातें थीं जिनके जवाब के बिना उसे जीवन भर पछतावा होता, और ऐसा अफसोस हमेशा बना रहेगा। साहस जुटाकर वह जिनयू के पास गया और स्पष्ट रूप से पूछा, क्या मैं नेनियन से अकेले में बात कर सकता हूँ? जिनयू ने उसे देखा, अपने शरीर को सीधा किया जो काउंटर पर झुका हुआ था, और अचानक लियू वैंडोंग से आधा सिर लंबा हो गया। ऊंचाई में भारी अंतर और जिनयू की प्रभावशाली उपस्थिति के कारण लियू वैंडोंग को सहज ही एक कदम पीछे हटना पड़ा। जिनयू ने कुछ नहीं किया, बस उसकी तरफ देखा और जानबूझकर धीमे स्वर में पूछा, क्या आप मेरी मंगेतर से बात करना चाहते हैं? उनके शब्द शांत थे, उनके स्वर में कोई असामान्यता नहीं थी। फिर भी लियू वैंडोंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रीढ़ और भी ठंडी हो गई हो। उसने खुद को डरने से रोका और जोर देकर कहा, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। हे, जिनयू ने धीरे से हंसते हुए रसोई की ओर आवाज लगाई, नियानियन, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। स्वर स्नेहपूर्ण था। हालांकि रसोई घर में जू नेनियन ने इसके नीचे दांतों की पीसने की आवाज सुनी। जू नेनियन ने सोचा, इस मूर्ख आदमी को फिर क्या हुआ? वह पूरी सुबह दरवाजे के देवता की तरह खुशी खुशी इधर उधर घूमता रहा। मुझे कौन ढूंढ रहा है? जू नेनियन ने रसोई में खाना बनाते हुए पूछा। आपका सहपाठी, जिनयू ने कहा। सहपाठी? जू नेनियन ने खाना बनाना बंद कर दिया। क्या ये लियू वैंडोंग हो सकता है? यह अवश्य ही वही होगा, अन्यथा जिनयू दांत पीसकर क्यों बोलेगा? आखिरी व्यंजन तैयार करते समय जू नेनियन ने पहले ही मसाला डाल दिया था, इसलिए उसने चेन शियाओरो को काम संभालने के लिए छोड़ दिया और बाहर आने से पहले उसने अपना घर का बनाए प्रण उतार दिया। जैसे ही उसने दरवाजे का पर्दा उठाया, उसने लियू वैंडोंग को देखा। वह और जिनयू एक दूसरे के सामने खड़े हैं, दोनों उसकी ओर देख रहे हैं। जिनयू की ईर्ष्या को जानते हुए जू नेनियन अवचेतन रूप से जिनयू के पास आकर खड़ा हो गया। तुम्हें क्या चाहिए? जू नेनियन ने पूछा। उसके साथ खड़े होने के सहज कदम से प्रसन्न होकर जिनयू को शरीर और आत्मा दोनों में एक संतोषजनक सहजता महसूस हुई। यदि वहां प्रेम प्रतिद्वंद्वी की उपस्थिति न होती तो वह मूर्ख की तरह हंसता। हमेशा की तरह प्यारी जू नेनियन को अपने सामने आते देख लियू वैंडोंग थोड़ा तनाव में आ गया। उसने स्नेह भरी आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या मैं आपसे एक पल के लिए अकेले में बात कर सकता हूँ? जू नेनियन ने अपने होंठ भींच लिए। जिनयू उसे देख रहा था, उसके मना करने का इंतजार कर रहा था। और तब, जरूर, चलो बाहर बात करते हैं, जू नेनियन ने कहा। इन शब्दों पर लियू वैंडोंग की आंखें चमक उठीं, जो उत्साह से भरी थीं। जिनयू का चेहरा अविश्वास से काला पड़ गया जब उसने जू नेनियन को देखा। जू नेनियन ने सांत्वना भरे अंदाज में जिनयू का हाथ थपथपाया, मैं अभी वापस आता हूँ। फिर जू नेनियन लियू वैंडोंग के साथ एक के बाद एक बाहर चले गए। जिनयू हक्का बक्का रह गया, फिर उसकी अभिव्यक्ति बिजली की तरह काली हो गई, फिर भी उसे खुद को रोकना पड़ा। जू नेनियन लियू वैंडोंग के साथ बाहर आने के लिए सहमत हो गई क्योंकि उसने देखा कि उसके पास कहने के लिए कुछ है और उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि वह क्या हो सकता है।
मूल मेज़बान के प्रति उसके स्नेह के कारण शू नेनियन ने सोचा कि इन भावनाओं को बुझाना ही उचित होगा जो उसकी नहीं थी। आप कहना क्या चाहते हैं? बस कह दो, जू नेनियन ने कहा। लियू वैंडोंग ने घबराहट से उसकी ओर देखा, अचानक आगे बढ़ा और जू नेनियन का हाथ पकड़ने का प्रयास किया।